होता क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑल गुड? ओके। सो यहाँ पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं और आज की क्लास का जो मुद्दा है या जो मौजू है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार है, उससे आते हैं। वो है पेमेंट। ठीक है, क्या है पेमेंट? सीएसएस है क्या? अगर कोई मुझे वैसे आसान अल्फाजों में बताना चाहे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च इसके अराउंड करके आए होंगे, क्योंकि करके आनी चाहिए थी। तो एनीवन जो कि मुझे बताना चाहे कि भाई व्हाट पेमेंट सीएस एक्चुअली इज? एनीवन? जी आप बताइए, फिर आप ही बताइएगा। बहुत अच्छा बताया है। पहले ही रुक जाओ, पहले मैं आपको बता दूँ ये बताया गया है। इन्होंने बोला है कि टेलरिंग सीएसएस जो है वो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। आपको यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड ही होती हैं और उनकी बेसिस से आप अपनी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग करोगे, राइट? इनके लिए जोरदार तालियां। जोरदार मतलब, हाँ। आपका नाम? हाँ बिल्कुल। अब आप मेरे भाई अपना नाम बता दो पहले। ओवैस। अब जोर से बोलना। हम्म, हम्म। सही है। इन्होंने तो बोला कि टेबल सीएचएस सब फ्रेमवर्क पे और स्टाइल पे इस्तेमाल किया जाता है। इनके लिए तालियां बड़ी। अच्छा, मजे की बात, सीएसएस से हम वाकिफ हैं। अभी जो एक पूरा जुमला बोला गया है कि भाई टेलविंड सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, तो हम सीएसएस से वाकिफ हैं। हैंड रेस करो भाई, इसने सीएसएस सुना हुआ भी है कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्रेमवर्क के लफ्ज से वाकिफ है। ये फ्रेमवर्क का हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि नेक्स्ट जेएस एक सेल्फ पीरियड का फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क क्या चीजें लेके आता है टूल बॉक्स में जिसकी वजह से हम फ्रेमवर्क को कंसिडर करते हैं? तो फ्रेमवर्क तो है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के बारे में हमने सुना था कि यार ये कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके आता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके आता है। और हमें फायदा क्या होता है कि जिस चीज से अराउंड ये फ्रेमवर्क बना हुआ है उसको इस्तेमाल करना ये बहुत आसान बना देता है। मेक सेंस? तो पहले था नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क। तो आसानी क्या हुई कि इसने रिएक्ट को इस्तेमाल करना आसान बना दिया, राइट? तो आप क्योंकि एक टेलमेंट सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो इसे क्या किया होगा भाई? सीएसएस को करना, स्टाइलिंग को करना आसान बना दिया होगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट वो रिस्ट्रिक्शन नहीं बोल रही है कि फ्रेमवर्क अगर ये आसानी लेके आता है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके आता है जो हमें फॉलो करने होते हैं, उसके बगैर काम नहीं करेगा। समझ आया भाई? मतलब अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो उस फायदे के अराउंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बाउंड्रीज भी हैं, कुछ दायरे हैं जिसमें रहते हुए आपको काम करना होगा, वरना आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, राइट? ठीक है, तो जल्दी से मैं एक अपने पुराने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ जिससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं, क्योंकि आप लोग के लिए ही बना था। आप लोग ने पहली क्लास के अंदर देखा था। अच्छा, अगर फॉन्ट नहीं दिख रहा हो, कोई और दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानियों को बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास का कंटेंट था जो कि हमने देखा था कि इसके अराउंड इस सप्ताह के अराउंड। आई होप सो, यस। तो ये तो हमने कवर कर लिया था और यहाँ पे हमने जैसे ये फाइल बना ली थी, इसको हम बोलते हैं डाटा आ रहा है। सो जस्ट डिलीट इट। यस। अच्छा, ये आपके सामने एक बिल्कुल बेयर बोल प्रोजेक्ट है जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर मुंसलिक है। मेक सेंस? इसमें से अभी जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो ये टोटल हमारे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, बस दो ही फाइल्स बची हैं, एक HTML और एक CSS।
ठीक है, मैं जल्दी से एक्चुअली मैं आता हूँ, इसको जल्दी से फटाफट इसको मैं अपने जमीन कर देता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके सामने, आप इससे वाकिफ हैं, हमने पहली क्लास से अगर आई गेस ये वेबसाइट बनाई थी, याद है? याद है भाई? ठीक है, तो ये हमारी पहली वेबसाइट थी जिसको हमने बोला था कि भाई हमारी प्यारी वेबसाइट। ठीक है, जल्दी से इधर आते हैं और इधर देखते हैं कि किस तरह ये जो इतनी खूबसूरती इसके अंदर आई है वो किस वजह से आई है। तो अगर मैं इसको जल्दी से बंद कर दूँ, मैं इतना उधर होकर क्यों बात कर रहा था, ऐसे तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। सुधर जाएगा। ऐसे आवाज आ रही है पीछे? ऑन कर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक HTML की फाइल मौजूद है, दिख रही है आपके सामने? वही ऊपर एक डॉक टाइप है जिसको हमने बोला था कुछ देर के लिए भूल जाएं, ये बस ये मालूमात दे रही होती है कि बेसिकली ये HTML जो है ये HTML5 है। क्या है HTML? क्योंकि ऑब्वियसली चीजों के वर्जन आते हैं, सेम गोस फॉर HTML, HTML1, T2, T3, T4, T अब 5 रहते हैं डॉक टाइप। यूजुअली हम HTML5 के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको सामने दो HTML फाइल्स रखी जाए और आपको पूछा जाए कि यार HTML5 के ऊपर कौन सी है जो कि मुंहसिल कर दी है, तो आपने क्या करना है, आपने उस फाइल के सबसे ऊपर जाना है और आपने देखना है ये टैग मौजूद है कि नहीं। मेक सेंस? कूल। इसके बाद तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है कि सबसे जो पेरेंट नोड या पेरेंट एलिमेंट होता है आपके पास चेन होता है, फिर हेड होता है और बॉडी होता है। बॉडी के अंदर आप तमाम चीजें पास करते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बॉडी है, दिख रही है? बॉडी के अंदर H1 और डे है। अब यहाँ पे मुझे कुछ स्टाइल नहीं दिख रही, तो मेरे पहले दो स्टाइल कहाँ से है? ये जो रेड हो गया था, ब्लू हो गया था, ये जो भी कलर आ गए थे वो कहाँ से आए? CSS मतलब आपके कहने का मतलब है स्टाइल डॉट CSS है, ऐसे ही है। लेकिन ये स्टाइल यहाँ पे आई कैसे? भी अगर आप हेड के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? लिंक। सही है, लिंक का आपको एक एलिमेंट दिख रहा है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं मैंने रेफरेंस पास किया। क्या पास किया है? और रेफरेंस सिक्स है styles डॉट CSS। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को लिंक कर रहा हूँ ताकि मेरी HTML की फाइल के अंदर इस स्टाइल डॉट CSS के अंदर जितनी भी स्टाइल है वो उसको इनहेरिट करे। मेक सेंस? लेकिन अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आप लोग से तवक्को करता हूँ कि आपको आनी चाहिए है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब हम एक नई दुनिया देखने जा रहे हैं और उसके लिए जो मेन चीज आती है वो आती है इंस्पेक्ट। ऐसी है, आते हैं इंस्पेक्ट पे। लेकिन अब आपको नेटवर्क पे नहीं जाना क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई API कॉल नहीं कर रहे। मैं इस HTML का एक्चुअल डेटा देखना चाहता हूँ या एक्चुअल कंटेंट देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो टैग मेरे पास मौजूद है वो ये एलिमेंट्स है। वाई इट्स नॉट सिंक? हाँ, अब आ गया। थोड़ा सा स्लो हो, जल्दी से आपको भी दिख जाएगा अभी। हाँ, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा नहीं हो रहा। नेटवर्क कनेक्शन में देखता हूँ उसके नेटवर्क। नो इंटरनेट इज वेरी परफेक्ट फाइन। हाँ, यस। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। नहीं, आई मीन कि क्लास से लगाने मतलब इतना इनफ होता है कि इतने में काम हो जाए। फाइन, यस। लेट मी रीच योर मैसेज द चिकन। शायद से कुछ फायदा। दोबारा भी शेयर करता हूँ। होप इट
देंगे यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने राइट क्लिक करके जो सबसे नीचे ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट, उस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इसके लिए विजिबल है, जहाँ पे मेरा कर्सर है। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकती वरना आपको थोड़ा मसला होगा, इतने में आप लोग चल जाएगा आपका काम। दिख रहा है ये हैवी लिखी है तमाम चीज़ें। अच्छा, पीछे जिस वक्त नहीं नजर आ रहा, आगे बहुत जगह आप आगे आगे देख सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, ये एलिमेंट्स का जो टैब होता है, ये दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड होता है। कितने कंपोनेंट के अंदर भाई? दो कंपोनेंट के अंदर। ऊपर जो होती है वो आपकी एक्चुअल HTML होती है। क्या होता है भाई? मतलब लेट्स से आप किसी की वेबसाइट देख रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई इसकी HTML कैसे स्ट्रक्चर है, उसकी CSS क्या यूज हो रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट में जाके ये भी पूरा ऑडिट कर सकते हैं, ये पूरी इंसाइट्स भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने स्टाइलिंग कैसे इंस्पिरेशन ले लो, कैसे स्टाइलिंग कॉपी कर लो, तो आप ये वाले अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, तो आपके सामने एलिमेंट्स आ रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं एक और चीज विजिबल है, वो क्या है? स्टाइल्स। स्टाइल्स मीन आपकी CSS या तो अब अगर मैं HTML, तो आप देख रहे हैं ये वही है जो मैंने अपनी HTML की फाइल अगर आपको दिखाई थी, मेल टैग वेबसाइट हेडिंग और ये तमाम चीजें नहीं। इसको छोड़ते हैं और अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है हमारी क्या चीज? ये स्टाइल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल्स हैं, ये कुछ स्टाइल्स जो है मेरे एलिमेंट से काफी अटैच है। और ये कौन सी स्टाइलिंग है? ये वो स्टाइलिंग है जो यहाँ पे CSS की फाइल के अंदर मौजूद थी। मेक सेंस? ये ऊपर जो था मेरे HTML का पूरा कंटेंट आपको दिख रहा था और नीचे साइड से अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये पूरी स्टाइल दिख रही है। अब कैसे दिख रही है? आप देख सकते हैं बॉडी, फॉन्ट साइज, एरियल, सेंस है। बॉडी, फॉन्ट फ्रेंडली, एरियल, सेंस साइज दिख रहा है भाई? सही है। सेम गोस फॉर, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आना शुरू होने चाहिए। यहाँ पे आपकी कौन साइज दिख रही है? बॉडी, डिस्प्ले, ब्लॉक, मार्जिन, एक्स दिख रहा है भाई? यहाँ मेरी CSS स्टाइल आपको एक स्टाइल दिख रही है। तो भी और क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, कुछ और चीजें जाकर देखते हैं। ये X1 है। X1 के अंदर आप देख सकते हैं मैंने X1 को एक क्लास दी थी, हैंगिंग सी। क्या दी थी? और उसको मैंने कलर कर दिया क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन क्या है? रेड की एक वेरिएशन। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है हेडिंग, कलर क्रिम्सन दिख रहा है। तो ये मेरा जो X1 है, इसने ये चीज अडॉप्ट कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीजें देखेंगे यार, ये X1 को बहुत सारी स्टाइलिंग दी है। ऐसी है, दिख रहा है? ये यहाँ पे नहीं दिख रही हम लोगों को। एक टोटल अगर मैं आपके आसानी के लिए काउंट बता दूं तो भाई सबसे पहले मैंने बॉडी यूज की है, 140 ले लिया, एक हेडिंग यूज की है, 140 ले लिया, सेक्शन है और पैराग्राफ है। H1 तो मैंने यहाँ कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो ये कहाँ से शेयर वाजे हो गई है यहाँ पे? एक सेंस? थोड़ा सा नीचे आते हैं,
ये पैराग्राफ के ऊपर आता है। ये डॉट पैराग्राफ की क्लास नजर आ रही है, ये मेरी दी हुई है। इसकी लाइन हाइट 22 px नजर आ रही है, ये मेरी दी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई ये रहा मेरा पैराग्राफ, और ये लाइन हाइट आपको दिख रहा है 22 px दिख रहा है भाई, कोई मसला यहाँ तक। लेकिन उससे नीचे आप ये पैराग्राफ के अराउंड और भी स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं की, ये कहाँ से आ रही है? तो इसका जवाब आपको देंगे अब्दुल्ला। सवाल क्लियर हुआ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कि यार कुछ साइट्स तो मेरे दिए हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ अपनी साइट की फाइल के अंदर जाके कि यार ये देखो ये साइट मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ भी साइट से टैग के अंदर और भी बहुत सारी स्टाइलिंग मौजूद है, ये कहाँ से आ रही है? अच्छा, ये हमारे पास जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आ गई होती है, क्योंकि जब हमने सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा था, वहाँ पे स्टाइलिंग में CSS फाइल में, बाकी जो आ रही है यहाँ पे ब्राउजर अपने अलग से एलिमेंट से जगह पे हमें अलग से देना होता है। लेकिन जब हम कैबिनेट यूज करेंगे, ये सारी चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी, यही हमें सहूलत करने के लिए हम कैबिनेट का इस्तेमाल करें। जबरदस्त, बिल्कुल यही आंसर है एग्जैक्ट। कि भाई एक इन तमाम एलिमेंट्स या H1 एक एलिमेंट है, किसका दिया हुआ? HTML का दिया हुआ। और HTML को कौन समझता है? ब्राउजर समझता है। ब्राउजर के ऊपर HTML ही नजर आती है। पैराग्राफ हो गया, div हो गया, आपका स्पैन हो गया, और इसलिए इससे अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ब्राउजर समझता है। तो अपने तौर पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेट्स से अगर मैं सैलरी नहीं देता तो ये कैसे डिफरेंशिएट होंगे? तो इसीलिए हर ब्राउजर इन एलिमेंट्स को खुद ही कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, जिसको वो बोलता है कि भाई ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइलिंग। अब इधर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ब्राउजर तो बहुत सारे हैं। आपके पास गूगल क्रोम ब्राउजर है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है, आपके पास मैक का सफारी है, आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास ब्राउज़र है, आपके पास लातादार ब्राउजर है। तो क्या तमाम ब्राउजर सेम ही डिफॉल्ट स्टाइलिंग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हर ब्राउजर हर एलिमेंट के अराउंड अपनी स्टाइलिंग रखता है। Make sense? थोड़ी इन डिटेल जा रहा हूँ लेकिन जरूरी है। हर ब्राउजर की अपनी एलिमेंट के अराउंड कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे। लेट्स से मैं अपनी HTML के अंदर आके इस लिंक की जो फाइल थी इसको रिमूव कर दूंगा। आसान लफ्जों में मैंने क्या किया है कि अपनी स्टाइल को HTML से हटा दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया। अब मेरी स्टाइल का इस HTML की फाइल से कोई लिंक नहीं है। मेक सेंस? अब आप देख लें जरा, HTML का स्ट्रक्चर H1 है, div है और पैराग्राफ है, ऐसे ही है। अब अगर मैं अपनी फाइल के अंदर आता हूँ, अभी भी आप देखिए जो H1 है ये बड़ा के लिए है। बंदे के ध्यान में आता है क्या, मैंने तो कोई स्टाइल ही नहीं दी, मैंने तो कैटलॉग दिया था और उसके अंदर लिख दिया मेरी आईडी अच्छा है, ये बड़ा क्यों दिख रहा है और उसके नीचे इतना सारा मार्जिन क्यों आ रहा है? देख रहे हैं दो नीचे मार्जिन। इसी तरीके से ये पैराग्राफ इस तरह के दिख रहा है, या साल में बोलूँ ये छोटा क्यों दिख रहा है? राइट? तो बस यही इसका आंसर है कि बाय डिफॉल्ट हर ब्राउजर हर एलिमेंट के अराउंड कुछ स्टाइलिंग लेके आता है, और ये डिफरेंट ब्राउजर से डिफरेंट हो सकती है। अगर आप दो ब्राउजर एक साथ रखेंगे ना, लेट्स से आप एक ही वेबसाइट फायरफॉक्स में खोलते हैं और एक ही वेबसाइट, या मतलब वही वेबसाइट आप गूगल क्रोम में ही खोलते हैं, तो आप देखेंगे आपको वाज़ेह तौर के ऊपर कुछ कलरिंग स्कीम्स के अंदर, कुछ वैसे फॉन्ट्स के अंदर डिफरेंट दिख रहा होगा, तो ये डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसका आंसर यही है कि दोनों की अपनी स्टाइल फिलॉसफी है, नॉट एक्चुअली स्टाइल फिलॉसफी, लेकिन दोनों के बीच के अंदर कुछ डिफरेंस है। ये चीज क्लियर है भाई? एंड करो, मेक सेंस। अब ये जो मैं आपको बताया है इसका टेलमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, सही है। लेकिन ये सेल्फ एक अच्छी नॉलेज थी जो कि आपके पास होनी चाहिए, जो आपसे पूछी जा सकती है, नहीं भी पूछी जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करें, दूसरे को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मुझे कुछ भी करेंगे। अब आते हैं अपने एक्चुअल चीज के ऊपर, वो है टेलमेंट CSS मेरे प्यारे दोस्तों।
यहाँ पे बढ़िया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस की बेहतरीन रिसोर्स क्या है, अगर आपको नेक्स्ट जेएस पढ़नी है तो सबसे बेहतरीन रिसोर्स क्या है भाई, उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन, उससे करीब करीब भी कोई नहीं आ सकता, बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है। सेम गोस फॉर टेलविंड सीएसएस। अगर आप टेलविंड सीएसएस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो गो टू अप्रोच है वो क्या है, टेलविंड की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। जल्दी से खोल लेते हैं कैसी है। अच्छा कुछ घबराना ही, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होगी, ये वो है, लोकल सर्वर पर नहीं चल रही। ब्राउजर पर जाए लेकिन टेलविंड सीएसएस पहला निकाल देगा जो कि टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये आपके सामने दिख रही है भाई टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं और अपने आप के लिए क्या टैगलाइन यूज की है। तो लिखा हुआ कि रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। समझ आ रही है बात। अब एक चीज कनेक्ट करें या ये अपने जहन में कहीं रख लें कि यार ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब आप अपनी मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं विदाउट लीविंग योर HTML फाइल। अब इसका मतलब क्या है, इंग्लिश है तो ये समझ नहीं आती, आप लोगों को तो फिर भी समझ आ रही होगी। कहने का मकसद ये है कि भाई लेट्स से मैंने ये दोबारा स्टाइलिंग दे दी, अपनी वेबसाइट को दोबारा ये कर दिया, अपनी वेबसाइट को इससे ये दोबारा ऐसे दिख रही है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, जो लॉरेल इप्सन है, जो कि HTML में मौजूद है, हाँ मौजूद है भाई HTML में। मैं चाहता हूँ ये ब्राउन हो जाए, क्या हो जाए। अब मैं इसको यहाँ से नहीं कर सकता, कर सकता हूँ लेकिन वो बैड अप्रोच है, क्या है। लेकिन जो गुड अप्रोच है उसके लिए अगर मुझे या उसको इस्तेमाल करते हुए अगर मुझे इस पैराग्राफ को ब्राउन कलर देना है तो मुझे अपनी HTML की फाइल को छोड़ना पड़ेगा और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, CSS की फाइल के अंदर, और यहाँ जाके अपने पैराग्राफ को बोलूंगा भाई कलर कर दो क्या, अगर मैं ले सकूं ब्राउन। तो अब अगर मैं कराऊंगा तो हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि इसलिए कहा जाता है, लेकिन ये ब्राउन हो गया है। ओके, तो पहली चीज सेलेक्ट कर लें कि भाई ये कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है टेलविंड सीएसएस से, मुझे एक स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी, पहला आप लोग को पॉइंट मिल चुका है, इसे भूलना नहीं, जो कि स्टाइल लाइन है ये कि भाई अब अगर आप अपनी मॉडर्न वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML बनाने की जरूरत नहीं है भाई। HTML सीखने CSS में जाएंगे, यूजर जाकर स्टाइल करेंगे, सेम गोस फॉर जितने भी आप और फर्दर स्टाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंस, आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उन्होंने दिखाया कि भाई किस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे तो कुछ ऐड हुआ जा रहा है और यहाँ पे अपडेट हो रहा है, दिख रहे हैं। तो समझे यहाँ पे आप एक्चुअल स्टाइलिंग दे रहे हो, ये आपका प्रीव्यू है। जिस तरह मैं अभी VS कोड के अंदर स्टाइलिंग कर रहा था और ब्राउजर के अंदर आके देख रहा था ना, तो समझे जो लेफ्ट है जहाँ पे मेरा कर्सर है आपका ब्राउजर है और ये मेरा VS कोड है। तो अगर आप गौर से देखिए ये कोई फाइल स्विच नहीं कर रहा, ये इस एक ही फाइल के अंदर मौजूद है, बस ये कुछ यहाँ पे चीजें ऐड कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई थोड़ा बहुत। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि यार अब मुझे styles.css या जो भी लिनियर CSS की फाइल है उसको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी HTML की फाइल के अंदर जाऊंगा, वहीं पे ये कुछ जादू करूंगा और इस तरीके से मेरी तमाम कंटेंट अपडेट होता रहेगा। बाकी बड़े लोग से ना पता नहीं क्यों। एनीवेज, हम इनको छोड़ के आगे चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का आती है, ये ऊपर आपके सामने नया कार है, इससे आप वाकिफ हैं। सबसे मजे की चीज ये होती है कि जब आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हो। वैसे भी आप वेबसाइट से मुंसलिक होते हैं, आप उससे जाके एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन तब आप नॉन टेक्निकल हो। लेकिन अब आप टेक्निकल हैं, आपको पता है कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन के आगे से बाद कंपोनेंट से यार ये किस तरह एक ही वेबसाइट से UI फॉलो कर रही है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, क्योंकि ये आप बना चुके हैं। मेक सेंस। तो ये बड़ी मजेदार चीज होती है जब आप चीजें सीखते हैं और आपको आ रही है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो ये नेटिव नहीं है। नेटिव से मुराद क्या होता है, मुकामी, ये होता है ना भाई, मुकामी। अब जैसे मैंने HTML CSS पर काम करना है तो मुझे HTML डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। CSS से काम करना है तो सेल्फ CSS डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस HTML की फाइल बनाऊंगा, उसी का काम करूंगा, CSS की फाइल बनाऊंगा, उसी का काम करूंगा, दोनों को लिंक करूंगा, ब्राउजर में खोलूंगा, चल जाएगी। लेकिन अब हम एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने जा रहे हैं, किस चीज के ऊपर भाई, तो ये नेटिव नहीं है, ये आपके लैपटॉप के ऊपर मुकामी नहीं है। ये समझे,
अब्रॉड में रहता है, उसको बाहर से बुला रहे हैं, सही है। तो जब बुलाना होता है तो ऑब्वियसली इट मीन्स एनपीएस के पैराडाइम के अंदर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा? कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि बस प्लग एंड प्ले वाला गेम है, भाई पहले ही सब कुछ आएगा बस आई गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दो। एक ऐसी चीज है जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है और फिर इंस्टॉलेशन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये स्पेसिफिक, जैसे आप डॉक के ऊपर जाएंगे तो जो पहली फाइल आ रही है वो यही आ रही है, गेट स्टार्टेड विद टेलमेंट सीएसएस। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेप्स आ रही हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो स्टेप्स हैं ये आई गेस प्लेन एचटीएमएल सीएसएस है, ऐसी है भाई? सही है, बिल्कुल। कुछ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ जैसे टैलेंट सीएसएस इंट्रोडक्शन दिए। टैलेंट सीएसएस जो आई है वो आई है 2017 में। जिस तरीके से हम कोई नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, पहले किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़ी कंपनी ने बनाई हो चीज को, तो हम देखें किससे बनाई है, वो बनाई नेटफ्लिक्स से अपने वेबसाइट के अंदर कैलवेट को यूज किया। और नासा की जो वेबसाइट है उन्होंने भी अपनी वेबसाइट में यूज किया है। उसी तरीके से शॉपिफाई हो गया और ओपन एआई ने भी यूज किया है अपनी वेबसाइट में। ये मालूमात कहाँ से लेके आया हमारे, ये तो हमें नहीं पता। जबरदस्त। अच्छा, वैसे ही करिए, जोरदार था। ये बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसी ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई सब फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। ये बिग जाइंट्स है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, नासा सेम गोes फॉर जो है दीगर नाम लिए हैं। ये मार्केट के अंदर काफी सालों से हैं और ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं अपनी ऑफरिंग की वजह से या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं इट मीन्स वो वाकई कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी, तभी उसको सवाल किया जा रहा है। वरना आए थे इस फील्ड के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको इस्तेमाल करना है या शुरू कर देना उसको इस्तेमाल करना नहीं। पहले देखें कि चीजें जा किस तरफ रही हैं, क्या वाकई उसके अराउंड कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर फाइन है आप उससे इस्तेमाल करें, अदरवाइज अपने स्टैक के ऊपर जिन चीजों पे आप काम कर रहे हैं स्टिक टू इट। ओके, एनीवेज ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जबरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है। अब जरा हम देखते हैं कि यार हमारा यूज केस क्या है। हमारा यूज केस है पेमेंट सीएसएस इस्तेमाल करना, लेकिन प्लेन एचटीएमएल सीएसएस के अंदर नहीं। भाई के किसके अंदर भाई? नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आसानी करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ पेमेंट सीएसएस। अकेले तोड़ गए, मुझे तो आती ही नहीं है भाई, इधर आओ। नेक्स्ट जेएस, ठीक है, आपने लिखना है पेमेंट सीएसएस नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पे आगे लिखूंगा पेमेंट सीएसएस नेक्स्ट जेएस। तो आपके पास पहला लिंक आ गया, सही है। मेक श्योर जब भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे लिखने गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके उसको राइट अवे सर्च करिए ताकि पहला ऑप्शन ही आपको वो दिख जाएगा जो आप ढूंढना चाहो। तो आपके पास पहला ऑप्शन आ गया टेलमेंट सीएसएस विद नेक्स्ट.js। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस विद नेक्स्ट.js। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ 2 पॉइंट टेलमेंट सीएसएस के अराउंड जो हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था भाई? बोलो। आपको अपनी एचटीएमएल की फाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है सीएसएस लिखने के लिए। आप अपनी एचटीएमएल की फाइल में रहते हुए ही स्टाइलिंग कर सकते हैं यूजिंग। दूसरा पॉइंट क्या बताएगा? फ्रेमवर्क करो, ये भी करता है। तीसरा पॉइंट, इट्स नॉट नेटिव, ओके, यू हैव टू इंस्टॉल इट। जो आप सुनते हैं ना लोग अक्सर हफ्ते के अंदर 3-3 4 4 किताबें पढ़ ले गए, इसका मतलब यही होता है वो एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल चीजें ऐसे पढ़ रहे होते हैं। वो की पॉइंट्स पकड़ते हैं इस बुक के अंदर क्या चीजें हैं यार, बाकी ये चीज जो है बेसिकली ये पूरा इंकैप्सुलेट कर रही है जो मुझे स्टोरी नहीं चाहिए, जो सबक मुझे सीखना चाहिए। तो जो 3 घंटे का सेशन होता है इसमें से आप लोग की पॉइंट चेक करना की कोशिश किया करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और आप होंगे। आप अगर ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे किसी चीज को सीखने के लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली स्किल्स अलग से आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स तो अपनी जगह, लेकिन ये स्किल आनी चाहिए कि भाई कौन सा पॉइंट जो है वो मुझे पिक करना है थाउजेंड ऑफ लाइन के अंदर। मेक सेंस? गुड। तो इन टोटल वी हैव 3 पॉइंट्स,
You don't need to read your HTML file. It's not native and it's a framework. Make sense? लिख लो, जो भी करना है कर लो, एंड ये आगे चलता है। अब मजे की बात, इसने इंस्टॉलेशन तो बताइए नेक्स्ट.js के साथ, लेकिन हमने जब क्रिएट नेक्स्ट ऐप के थ्रू नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाया था तो आपने एक ऑप्शन देखा था, पढ़ा था, ऐड टेलविंड सीएसएस टू योर प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमने क्या कर दिया था, यस या नो, यस। तो टेक्निकली उसने बिहाइंड द सीन ये तमाम काम वैसे ही करके हमें दे दिया था, हमें मैन्युअली करने की पता नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर कर देते नो, तो फिर हमें ये ईच एंड इंडिविजुअल स्टेप से होके गुजरना पड़ना था। देखा, तो अभी के लिए हमें इससे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तमाम काम नेक्स्ट जैसे हमें पहले ही करके दे दिया है। द क्लियर, कूल। अब फौरन से आ जाते हैं अपने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर और इसको करते हैं रन। आई गेस इट्स ऑलरेडी रन, आई होप सो, यस यस, हियर इट इज। अच्छा, ये वेबसाइट से आप वाकई का, ये हमने लिख के बनाई थी, हमने 5 पेजेस बनाए थे, हमने लोगों स्टेट बनाई थी, हमने एरर स्टेट बनाई थी, हमने लेआउट के बारे में पढ़ा था, ये तमाम चीजें याद है। ये वही वेबसाइट है दोस्तों, लेकिन अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा हूँ। जब मैंने इस एचटीएमएल की फाइल में से सीएसएस को अनलिंक किया था, क्या किया था, अनलिंक, तो तमाम स्टाइलिंग की नई दी हुई चली गई थी, ऐसी था। लेकिन फिर भी ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग रही नहीं, एचटीएमएल बड़ा दिख रहा था, ऐसी था, एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर डिफरेंस दिख रहा था। अब अगर मैं आपको चीज दिखाऊं, मैं आता हूँ किसी एक पेज के ऊपर, पेज और पेज के अंदर होम पेज मैंने किस एलिमेंट के अराउंड लिखा हो, H1, तो इसको बड़ा दिखना चाहिए, ऐसी है ना भाई, तो क्या ये बड़ा दिखेगा बेटा, नहीं, क्योंकि आपने अनलिंक किया है, नहीं ये सब लिखते हैं, जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये के अंदर कंटेंट का होम पेज, क्योंकि जो ये टैलेंट डिफॉल्ट स्टाइल खत्म कर देता है। बिल्कुल यही चीज है, जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड सीएसएस को इंट्रोड्यूस करते हैं, टेलविंड बोलता है कि अब ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट आप फ्रॉम स्क्रैच स्टाइल करेंगे। आप क्या स्टाइलिंग दे रहे हैं मैं उसको जानता हूँ, ब्राउजर की क्या स्टाइलिंग थी या डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या होती है, मैं उन सब चीजों को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि अब ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का मसला है कि मेरा H1 की क्रोम के अंदर स्टाइलिंग कुछ और है, फायरफॉक्स के अंदर कुछ और है, किसी और ब्राउजर के अंदर कुछ और है। तो ये क्या करता है, ये तमाम ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग खत्म कर देता है कि भाई अब बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट करो, पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, और ऑन टॉप ऑफ इट स्टाइलिंग करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसानी लेकर आऊंगा स्टाइलिंग करने। मेक सेंस? एंड सर किसी को समझ नहीं बात सही। तो फिर बात थी कि भाई पहले जब मैंने सिर्फ एक अचीवमेंट सीएसएस का प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो उसके अंदर जब मैंने अपनी सीएसएस की फाइल अनलिंक भी कर दी थी, तब भी मुझे अपनी एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि ब्राउजर की अपनी भी कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है अराउंड दीज टैग्स लाइक H1, H2, पैराग्राफ, स्पैन, डिव, कुछ भी। लेकिन जैसे ही इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं टेबल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, टेबल बोलता है डिफॉल्ट स्टाइलिंग को, ब्राउजर की स्टाइलिंग को टाटा बाय बाय, बेस लाइन दे रहा हूँ, बेयर बोन दे रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट अब आपके कंट्रोल में है, कोई ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं। क्लियर? कुछ भी हो, आप फॉर एग्जाम्पल ये H1 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे H2 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क आया? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि समझिए अब ब्राउजर की कोई स्टाइलिंग रही नहीं। लेकिन वही चीज अगर मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ,
जिस तरह मैंने आपको बताया था, अपनी CSS को अन नहीं कर दो, क्या कर दो, CSS को अन नहीं, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर मैं नीचे ऊपर ऐसी हो जाएगी। और अब यहाँ पे अगर मैं H1 की जगह H2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो छोटा हो गया, इट विल मेक अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अब भले आपने स्टाइलिंग नहीं ली है, लेकिन आपने H1 की जगह H2 ले लिया है, तो ब्राउजर H2 के लिए भी कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग होल्ड करता है। लेकिन वही बात कि जब आप टेबल यूज कर रहे होंगे, तो किसी एलिमेंट के अराउंड कोई स्टाइलिंग नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके पास है, जैसे आप दिखाना चाहते हैं वैसे दिखेगा। मेक सेंस? सॉरी, नो 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 नो, एग्जिस्ट करता है, स्टाइलिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, कहाँ पे, यहाँ पे, भाई HTML के अंदर आपको ये H1 दिख रहा है, ये H2 दिख रहा है आपको, बड़ा कर देता हूँ, ये H2 दिख रहा है, दिख रहा है ना? लेकिन वही अगर मैं अपने नेक्स्ट जेएक्स के प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ और इससे ऊपर होवर करता हूँ H2 की वजह, तो यहाँ भी H2 ही है। तो ऐसा नहीं कि वो आपके एलिमेंट्स को चेंज कर रहा है, वो एलिमेंट्स की स्टाइलिंग को खत्म कर रहा है। एलिमेंट्स वही है, H1 है तो H1 ही रहेगा, H2 है तो H2 ही रहेगा। Tailwind CSS has nothing to do with your HTML. It's for CSS. That's why it's called Tailwind CSS. Okay? ये आपकी HTML के अंदर कोई ट्यूटी नहीं कर रहा, ये आपकी CSS से ट्यूटी कर रहा है। तो मेक सेंस, ये ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग को खत्म कर लिया। क्लियर है भाई? बिल्कुल। कि जब आपने टेलविंड CSS इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बस आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। आप बताएं H1 का साइज होना चाहिए, आप बताएं H2 का साइज होना चाहिए। सेम गोज फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स, राइट? आप कोई क्वेश्चन नहीं है इस बार? आप बाकी क्वेश्चन आपकी रिसर्च के लिए खुद भी तो उससे राउंड एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आ गए, लेकिन भाई ये कैसे आ गया? क्या सिर्फ इंस्टॉल करना काफी था? टेबल चाहिए तो उसको इंस्टॉल किया तो क्या बस काम हो गया? नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। उन चीजों की बेसिक से ऊपर ही बेसिकली आपकी CSS वाकई ही कारआमद होती है, वाकई अचानक होता है, एक्टिवेट होती है। सही है? होता है ना, अक्सर इंसान की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सोता हुआ ये है, कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, तब तुम्हारे लिए मसले का बायस बनेगा। जब तक सो रहे सोने दो। तो समझे टेलिंग चेयर तक अगर वैसे आपकी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एक तरीका होता है उसको एक्टिवेट करने का, अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, देन इट विल मेक अ डिफरेंस। मेक सेंस? अब वो डिफरेंस कहाँ से आता है, वो एक्टिव करने का ट्रिगर कहाँ पे मौजूद है अब्दुल्ला? एक्टिव जो करेंगे वो H2 है, आपके पास टैग जो ओपन टैग है, इसका जो एंगल है, लार्ज एंगल, उससे पहले हम क्लास लगाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव करना है। प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव करके पहले आप एक्सेंटिंग यूज करेंगे, टैबलेट GNC। इससे क्या होगा कि आपको जो है, आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाएंगी कि आप क्या यूज करने वाले हैं। जिस तरीके से हिंट होती है हमारे पास, और आप टैबलेट GNC से करते फाइल है उसका पाथ देंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये होता है पाथ, सिर्फ हम क्लास ए के चार्ज ले देते हैं अपनी टैबलेट GNC साइल। ठीक है? कुछ फिजिक्स जैसे कि भाई HTML आपने इंस्टॉल कर ली, इट्स नॉट लाइक कि बस आप वो काम करने लग जाएगी, करामत हो जाएगी। कुछ ऑन टॉप ऑफ इट कुछ फाइल्स होती हैं, सही है, कुछ डायरेक्टिव होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तब आप पेमेंट को वाकई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने टाइप एक्सेप्ट को इस्तेमाल किया था, याद है? तो TX कॉन्फ़िग की फाइल याद है? तो उसी तरह जब आप टेलविन को यूज कर रहे हैं, तो इससे भी अपनी एक कॉन्फ़िग की फाइल होती है। अगर आप सबसे नीचे देखें तो आपको टेलविन कॉन्फ़िग की फाइल दिखी है भाई? तो बेसिकली ये टेलविन की फाइल है। अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तमाम चीजें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना तो समझ लें कि भाई टेलविन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। अब हमारी जो HTML है वो कौन सी फाइल होल्ड करती है भाई? JSX, JS, TS। तो इस CS ने यहाँ पे ये एक्सटेंशन बता दी कि भाई कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन JS हो, JSX हो, TSXS हो, वहां पे मैं टेलविन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेक सेंस? इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको देखें तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि यार इसके अंदर हो क्या है।
और ये कुछ थीमिंग है। थीम तो मुराद ये है कि भाई कुछ सेट ऑफ कलर्स, कुछ सेट ऑफ कलर पैलेट्स, कुछ और यूआई जो कि टेलमेंट खुद लेकर आता है। अगर आपने वो भी इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए आपके पास ये थीम का ब्लॉक है। तो कंटेंट बिल्कुल सिंपल था कि भाई मैं टेलमेंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे तो टेलमेंट का मतलब है कि भाई HTML और CSS, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट बताने के लिए यार, क्योंकि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है और HTML की फाइल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। HTML आपको नेक्स्ट जेएस से या रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर मिलेगी, और उन कंपोनेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? PSX, JSX, PS, मेक सेंस? इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड की है और पाथ भी बता दी है, पेजेस के अंदर मिलेगा, कंपोनेंट के अंदर मिलेगा, ऐड के अंदर मिलेगा। लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट, ज्यादा सीधी पैरविंग करनी, बस इतना समझ आ गया। That's it। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहली प्रिकॉशन थी कि आपको एक टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल बनानी ही बनानी है। उसके बाद सबसे जबरदस्त चीज आती है आपके पास, ग्लोबल डॉट सी एस एस। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये दिखने में तो सिर्फ तीन छोटी छोटी सी लाइन है, लेकिन ये वो लाइन है जो कि आपकी पूरी पेमेंट होल्ड करता है। मेक सेंस? कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, कमिट आउट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सेव करता हूँ। अब मुझे आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करें। क्या टेलमेंट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है? क्या मैंने टीएस कॉन्फ़िग की फाइल, नॉट सॉरी टीएस, टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल बनाई हुई है? क्या मैंने ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल बनाई हुई है? मैंने क्या किया, बस तीन स्टेटमेंट बोलने, अभी उनको क्या कर दिया है? कमिट आउट कर दिया। अब मैं जरा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, सब कुछ किया, टाटा बाय बाय। ये H2 जो था ये बड़ा हो गया, दिख रहा है? H2 बड़ा दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रही है, ये लिंक्स है तो इनके नीचे अंडरलाइन दिख रही है। मतलब ये ग्लोबल डॉट CSS सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात, ग्लोबल CSS का नाम तो खैर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर जो तीन छोटे से स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिगरिंग पॉइंट है, ये एक्टिवेशन पॉइंट है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये तीन चीजें मौजूद हैं और आपने ये फाइल को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया हुआ है, पेमेंट एक्टिवेट। सही है? तीन चीजें, टेलमेंट को इंस्टॉल करो, टीएक्स कॉन्फ़िग बनाओ, ग्लोबल सीएसएस या कोई भी सीएसएस की फाइल बनाओ, उसके अंदर ये तीन चीजें पुट करो। जरूरी है, नहीं करोगे, मैंने आपको दिखा दिया है कि यही तीन चीजों के ना होने की वजह से टेलमेंट इस्तेमाल होना बंद हो गई थी। तो ये तीन चीजें मौजूद हो, ये सब कुछ मौजूद है। अब वैसे में आप देखते हैं इंस्टॉल कमिट रखा हूँ, दोबारा चाइनिंग आ जाएगी, आ गई। तो मेक सेंस यार, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स। ये तीनों डायरेक्टिव है, ये टेलमेंट का बेस डायरेक्टिव है, ये कंपोनेंट डायरेक्टिव है, ये यूटिलिटीज डायरेक्टिव है। ये क्या है? ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ CSS होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा और मैं दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा पिछली चीजें। टेलमेंट के अराउंड तीन खसूसी याद भाई। पहली, HTML को छोड़ने की जरूरत, पक्की बात है। दूसरी चीज, फ्रेमवर्क है, क्या है? तीसरी चीज, इट्स नॉट नेटिव। ठीक है? और अब जो मैं आगे वाली बात कहना चाह रहा हूँ, नेटिव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना काफी है, इंस्टॉलेशन के बाद कुछ स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? तो तीन है। पहला, कॉन्फ़िग वाली फाइल टेलमेंट की। दूसरा, ग्लोबल सीएसएस या फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कॉल अप टू यू, लेकिन मेन चीज है उसके अंदर का कंटेंट। कंटेंट क्या था आपके पास? ये तीन डायरेक्टिव जो मैंने आपको दिखाए थे, कौन से? ये आपके सामने है। अगर ये तीन मौजूद है और सिर्फ ये फाइल मौजूद नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपको इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के साथ। जिस तरह आपने अपनी CSS को HTML के साथ लिंक किया था, उसी तरह, लेकिन इसका तरीका कुछ और है। मेन मकसद है लिंक करना। लिंक कर लिया, टेलमेंट एक्टिवेटेड, उसके बाद आप टेलमेंट का वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, जूम कर लो। अच्छा भाई, मैंने देखा कि आप लोग में से कुछ लोग क्लास की पूरी पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं। कौन करता है ये कोई नहीं बताए?
नहीं मतलब मुझे इससे कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी हिम्मत है, क्योंकि मैंने जिसकी वीडियो देखी थी वो वीडियो भी बना रहे थे और साथ साथ काम भी कर रहे थे, तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि कैसा सही कर रहे हैं मल्टीटास्किंग। एनीवेज फॉलो टू यू, बनाना चाहिए बना सकते हैं। फिर तो अब आते हैं एक्चुअली टेलमेंट के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स, इट्स नॉट लाइक कि आपने क्या किया है, आपने अपनी टेलमेंट को इंस्टॉल ही किया, आपने कॉन्फ़िग की फाइल बनाई, आपने एक और चीज की है, ये ऊपर ऊपर के स्टेप्स है, सही है। इन डिटेल में पूरी जा रहा, क्योंकि नेक्स्ट जेएक्स पहले ही टेलमेंट की इंस्टॉलेशन के साथ आता है। वरना अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं खुद ही इंस्टॉलेशन की तरफ जाऊं, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप नेक्स्ट जेएक्स का प्रोजेक्ट बनाना, तमाम क्वेश्चन के आंसर करना, लेकिन जब वो पूछे कि भाई ऐड टेलमेंट टू योर प्रोजेक्ट, तो आप आंसर में यस की जगह नो कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये वाली पेज दिखा दी है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई मैन्युअली इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस टू योर नेक्स्ट जेएक्स। इसमें आप जो बाकी के स्टेप्स हैं वो देखने ही आपको पता चलेगा, कैसा चलेगा, तमाम चीजें बताएंगी, प्रोजेक्ट एक लाइन बताएगी। आपने देखा था ये वाली फाइल हमारी टेलमेंट कॉन्फ़िग की, देखी थी भाई अभी, ये देखा था ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर। तो बेसिकली ये वही है, हमारे पास बना बना आ गया था, ये खुद कर रहा है, तो इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, लेकिन हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव इट। फ्रेंड्स, कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल पेज से स्टार्ट किया है कि भाई ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग के लिए एक स्टाइलिंग खत्म कर दी, टेलमेंट क्यों जरूरी है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट जेएक्स में कैसे लानी है, इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस। अब आते हैं एक्चुअल स्टाइलिंग के ऊपर, तो ट्रस्ट यू, मैं आपसे कतई झूठ नहीं बोलना, मुझे टेलमेंट बिल्कुल नहीं आती। मेक सेंस। क्यों? क्योंकि मैंने कभी इसके ऊपर इतना गौर ही नहीं करा। मैंने लास्ट टाइम यूआई के ऊपर काम किया था कुछ साल गुजर गए, अब मैं यूआई के ऊपर का काम नहीं करता। लेकिन मुझे जिस चीज ने फायदा दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, शॉर्ट लाइक के बाद आपको नेक्स्ट जेट पढ़ाओ तो वो नेक्स्ट जेट द बेस्ट, ये सवाल करने चला तो कोई चीज नहीं, या फिर टेलर पढ़ाओ तो बोलो टेलर द बेस्ट, ऐसा कतई भी नहीं है, टेलर इज नॉट द बेस्ट। अगर आपको सीएसएक्स नहीं आती मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको खुद स्टाइलिंग करनी नहीं आती, आप टेलर को कभी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं टेलर को इस्तेमाल कर रहा था, तब मुझे टेलमेंट को इस तरह गो थ्रू करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सीएसएस स्ट्रॉन्ग थी। मुझे बस ये देखना पड़ा था कि भाई सीएसएस के अंदर ये चीज ऐसे होती है, तो टेलमेंट में ये कैसे होती है। दैट्स इट। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, घंटा दो, मैं क्या सकता हूँ, मुझे पेमेंट आती है। लेकिन मेन चीज जो है, जो मुद्दे की बात है, आपको सीएसएस आनी चाहिए। इससे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई आपको सीएसएस नहीं आती तो आप कोई अच्छे पेमेंट के डेवलपर बन सकते हैं या अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं, पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन, मुझे पेमेंट नहीं आती, मुझे क्या आता है, मुझे सीएसएस आती है। तो मैं बस हर चीज करने पे अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार ये चीज सीएसएस के अंदर ऐसे होती है, ये चीज सेलर के अंदर कैसे होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले प्रीरिक्विजिट है कि आपको सीएसएस आनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रीरिक्विजिट आपको आती हैं, तो आप अभी से कह रहे हैं कि भाई आपको पेमेंट सीएसएस आती है, मैं इस चीज पे बिल्कुल 100% ट्रस्ट भी कर लूंगा और क्लिक भी कर लूंगा। एक सेंस। तो आप मुझे बताओ भाई, अपने खुद को गवाह जानते मानते पहचानते हुए, आप में से किस स्किल्स को अपनी सीएसएस की स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर लेता हूँ, मैं H1 को कुछ स्टाइलिंग दे सकता हूँ, मैं डिप को कुछ कर सकता हूँ, इधर उधर कर सकता हूँ, मैं मार्जिन लेफ्ट दे सकता हूँ, मार्जिन राइट दे सकता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर कर सकता हूँ, इतना मुझसे आता है। बस दैट्स नो। बस इतना आता है, अच्छी बात तो स्टाइलिंग फिलोसफी आपके जहन में होनी चाहिए कि यार चीजें दिखानी कैसे हैं, ये चीज यहाँ पे कैसे करेंगे, ये चीज यहाँ पे कैसे करेंगे। लेकिन अभी मैं फिर बोलूंगा कि अपनी सीएसएस को टाइम दें, एचटीएमएल को टाइम दें, रिएक्ट को टाइम दें, फिर टेलमेंट के ऊपर आए। इट्स नॉट लाइक मैं बोलूंगा जस्ट जंप इनटू करिए, नो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप टेलमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों चीजें साथ लेके कर रहे हैं, आपने सीएसएस खुद पढ़नी है अपने तौर के ऊपर, और टेलमेंट जो आप पढ़ा रहे होंगे वो है। तो जरा अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर करें और अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएं। जब तक अपने साथ वाले को जरा नेक्स्ट जैसी खसूसियात बताएं कि क्या कहें। क्यों नॉट सॉरी नेक्स्ट जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीविजन जैसे थक जाता हूँ, रेडी होता हूँ, सोचता हूँ पूरा दिन काम काम काम।
सॉरी नेस्टेड पेजेस याद है, जॉब से अंदर प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल होने चाहिए, एक बना लेना। इट्स नॉट लाइक रिक्वायर्ड, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो इट्स गुड टू है, सही है। इट्स नॉट लाइक हार्ड रिक्वायरमेंट, लेकिन गुड टू है। मैंने एरर प्रूव करना नहीं सिखाया। हाँ नहीं, समझे, आज जो पिछली थी वो पहली थी, ये दूसरी है, अभी तक दो हुई है। लेकिन पिछली वाली को अभी हम स्किप कर रहे हैं, क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम कंटेंट पहले मौजूद है। तो हायरार्की जो है वो आज से स्टार्ट होना शुरू हुई है, ठीक है। तो आज आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसने किया हुआ है उसके बहुत आसानी है, उसने बस थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिसने नहीं किया उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाना है और ये तमाम चेंजेस के साथ। एनीवेज जी, बैक सबके लिए ग्रुप होगा ना, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाके डिस्कॉर्ड देखिएगा, वेडनेसडे का ड्रॉप थोड़े से सही रहेगा, ठीक है। आप किसी से पूछ लीजिएगा जो आपकी वेडनेसडे के, जो किसी और क्लास से आ रहे हैं, वो अपने किसी वेडनेसडे के जो स्टूडेंट के साथ में बैठे अपने दोस्त से पूछें, वो आपको लिंक दे देंगे, ऐसे तो सबको एक्सेस मौजूद है, पब्लिक एक्सेस, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम कुछ जबरदस्त चीज बनाने जा रहे हैं यूजिंग टेलविंड सीएसएस। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से अब्दुल्ला एक रेस्टोरेंट बना दो, उसके अंदर हाँ बस हेलो वर्ल्ड लिख दिया, बस इतने ही को। ये जरा ब्राउज़र में जाकर दिखाना है, देख कैसे मेरे पास है, मैं भेजता हूँ नेविगेशन अभी करेंगे, फुल मूव करेंगे, दिख रहा है ब्राउज़र के अंदर हेलो वर्ल्ड, आईटी थोड़ा सब कुछ बड़ा बना है। इसी क्लास के बच्चों ने बनाया हुआ है कहेंगे। सही है। अगर आपने हाँ सुन भाई, जब अभी रहे क्लियर है, सही है। अगर आपने कोड में भी आ जाए तो उसको भी ठीक ठाक बड़ा कर दें, और ये टर्मिनल भी बंद कर दें, और फाइल एक्सप्लोरर भी बंद कर दें, ताकि हमारा फोकस बस एक ही विंडो के ऊपर। बंद कर। इसको बड़ा थोड़ा सा, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये H1 आपके सामने है, ब्राउजर में जरा दोबारा दिखाना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा ये बड़ा नहीं दिख रहा, ये हमने जूम किया हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक कि पेमेंट यूज करने के बाद भी H1 इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। कोई भी डिफॉल्ट स्टाइल लेंगे, डिफॉल्ट स्टाइल खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने पेमेंट को इंटीग्रेट कर लिया। अब अब्दुल्ला यार, मैं सबसे पहली चीज चाहता हूँ कि मैं इस हेलो वर्ल्ड को क्या कलर थे भाई, मेरे फेवरेट कलर एक पांच ही है, इसको रेड कर लो, करंट के आंखों में डूबे को मजा है। अच्छा, सबसे पहली चीज अब्दुल्ला, एक चीज सीखे क्लास से, इसका आपको यूज तो होना पड़ेगा अगर आप HTML की दुनिया से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप HTML में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे किसी एलिमेंट को क्लास देने के लिए जो प्रॉपर्टी या जो एट्रीब्यूट आप देखते हैं वो होता है सिंपल क्लास। क्या होता है? क्लास। बट व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट और हमारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट जेएस, यहाँ पे अगर आपने किसी एलिमेंट को क्लास देनी है तो सिर्फ आप क्लास इक्वल टू लिख के सिंगल या डबल कोट से क्लास ही दे सकते, आपने लिखा होता है क्लास नेम, एंड नेम का जो एन है वो कैपिटल होना चाहिए। ये वो गलती है जो हर कोई करता है अपने टाइम पे जब वो HTML से रिएक्ट के ऊपर स्विच कर रहा होता है। तो हमेशा इसका गौर कीजिएगा इस पे, बट आपके पास एरर आएगा तो एरर पढ़ लीजिएगा, वो आपको बता दूंगा। मेक सेंस? तो क्लास नेम। अब अब्दुल्ला यार, करना यह है कि इस H1 को हमने क्या कर देना है, H1 को, H1 के कलर को हमने कर देना है रेड। मुझे नहीं पता अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे बहुत जबरदस्ती वेबसाइट नहीं लेके आया कि भाई बड़ा सा नैव है, नेविगेशन है और ये स्क्रॉल जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, वो करेंगे। लेकिन आपको अप्रोच तो बताओ क्या टेबल को इस्तेमाल कैसे करना है जब आपको CSS आती है। तो मैंने बस एक चीज रिक्वायरमेंट रखी आपके सामने कि यार मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो अब्दुल्ला ने एक क्लास दे दी, अब्दुल्ला ये भी क्लास दिखा दो, ये क्या करता है, BG रेड 800 जाके ब्राउज़र ब्राउज़र के अंदर इसने क्या कर दिया, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को क्या कर दिया,
रेड कर दिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को अब येलो करना है, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक रेड हो गया तो मुझे टेक्स्ट येलो करना है। तो नहीं, ऐसे नहीं, आपको तो आती है ना भाई, अब हमारा और इनका क्या, हमें नहीं आती, हम कैसे देखें, सही है, आपको पता है भी टेक्स्ट कैसे कलर देना है टेलविन के अंदर, मुझे भी नहीं पता, ये इनको माशाल्लाह आती है तो ये हमें डिच करवा लें कि मैं तो कर लूंगा। आप जाए जरा टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जरा हाँ यहाँ पे लिखें टेलविन सीएसएस, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहां से पता लगाएंगे कि टेक्स्ट को मुझे कलर चेंज करना है तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे किस तरह चेंज करना है, और टेलविन सीएसएस सीख लो, बाकी इनको भी ढूंढ लेंगे। सही है, आप ये पहला लिंक खोलें। अच्छा मैं बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या थी जब मैं सीख रहा था, इससे काम कर रहा था। सबसे पहले आपने पेमेंट जैसी डॉक्यूमेंटेशन आना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे आके आपको ये सबसे ऊपर आपका लेफ्ट लेफ्ट टॉप पे देखें, आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे क्लिक करना ऊपर। सही, अब मुझे मजे की बात थी, मुझे सीएसएस आ गई और मैंने करना ही कहा था टेक्स्ट कलर चेंज करना था, तो मैं यहाँ करके मैं लिखूंगा टेक्स्ट कलर, जरा लिखना टेक्स्ट, आ गया ऑप्शन। अब आप इसको गो थ्रू करें कि यार टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज करना है, कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसमें दी गई है कि भाई आप कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरा आप स्क्रॉल करना, बड़ा मसला नहीं है वो तो, छोड़ दें, बस आपको कॉन्टेक्ट समझ आना चाहिए या घर जाकर आराम से। बस किया मैंने, यह मैं टेलविन की वेबसाइट पर जाऊँ, मुझे सीएसएस की नॉलेज थी, मुझे पता था कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन में लेफ्ट टॉप के ऊपर आपके पास एक सर्च बॉक्स होता है, वहां पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट कलर, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दे दिया, मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया, मैं राइट अवे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। अब जरा अब्दुल्ला इधर स्क्रॉल करना, इन्होंने बहुत सारे कलर बताए, अगर आप देखें तो कुछ कलर जनाब ऐसे हैं जो कि हमें नहीं पता है, यहाँ पे जरूर पता होगा लेकिन हमको नहीं पता होगा। आपको पता है स्लेट नाम का कलर होता है, स्लेट, आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, क्यों ना पता हो आप लोगों को, ऐसे ऐसे। ग्रे पता है, ग्रे पता है, तो यहाँ पे आप कुछ स्काइज दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट ग्रे, और उसके बाद एक नंबर, जरा इसको जूम करना है यार, इसको जूम नहीं कर सकता है, हाँ बस इतना, अब दिख रहा है, नहीं यार ये दिख तो रहा है, किस किस को दिख रहा है, डैश ये मैं कर दो, टैक्स डैश ग्रे डैश 100 200 300 400 500 600। अब ये क्या है, ये है कलर को कितना आप लाइट करना चाहते हैं और कितना डार्क करना चाहते हैं। हाँ जी इससे पहले मैं आपको चीज के ऊपर आ, वो ये है कि टेलमेंट की सबसे मजेदार चीज ये है कि वो कुछ कलर्स के साथ आता है, क्या आता है, कुछ कलर्स की स्कीम के साथ आता है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल है ये कि इसको पहली पता है कि भाई स्लेट नाम का एक कलर है, और उसको मुझे किससे अटैच करना है, कलर से लेफ्ट पे देखें किस चीज से अटैच करना है, टेक्स्ट के साथ। पहली क्या चीज लिखी हुई है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, डैश देखिए आपने कलर का नाम बता के, येलो ग्रीन पर्पल स्लेट ग्रे ब्लू पिंक, जो भी आप देना चाहते हैं, और उसके बाद पेमेंट जो अप्रोच यूज करता है वो है 100 से लेके 950 या फिर 1000 तक, ठीक है, जरा स्क्रॉल करना, जरा देखो कहाँ तक जा रही है, स्क्रॉल करो, पीछे वाला दिखाओ ऊपर, ठीक है, तो आपके पास ऐसे 100 से लेके 950 तक का पूरी वेरिएशन होती है। 100 मतलब वो कलर सबसे लाइट वेरिएंट के अंदर होगा, 950 या जो भी 1000 वेरिएंट है, इसका मतलब वो अपने पूरे चौबन में होगा, फुल डार्क होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ये अप्रोच पकड़ लें, यार टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेलमेंट की बताई हुई क्लासेस क्या है, टेलमेंट डैश कलर का नाम डैश कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, कितनी सैचुरेशन होनी चाहिए है, वो 100 से लेके आपके पास 950 तक की पूरा स्केल है, आपकी मर्जी आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से पिंक इसका, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को पर्पल करना है तो मैं कैसे करूँगा, टेक्स्ट हाइफन पर्पल, मेरा कोई भी नंबर,
तो आप मेरे प्यारे दोस्तों बस आपको ये सीन पता चल जाएगा, अगर टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो थ्रू आउट जो भी कलर मैं यूज करूंगा फॉर्मेट यही होगा कि पहले टेक्स्ट लिखूंगा, डैश जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ इट्स ऑल टू बी रेड ग्रीन ब्लू पर, और डैश देने के बाद 100 200 300 400 जितनी भी डार्क कलर को मैं करना चाहता हूँ इट्स ऑल टू मेक सेंस। तो आप जरा एक दोबारा अपने कोड के अंदर आना और यहाँ पे इसको हटा दो। ये क्या इस क्लास है भाई, टेक्स्ट डैश पर्पल डैश आइकन, ये देखिए आपके पास सारी वेरिएशन आ रही है 50 100 150 200 इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन सी वेरिएशन चूज करना चाहते हैं। लेट्स से आई वांट टू गो विद 700, तो मैं 700 करूंगा, सेव करेंगे, जाए भाई टेक्स्ट पर्पल हो गया। ये इतना सिंपल है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज बताई है टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि मुझे सीएसएस आती थी। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मैं दोबारा टेबल में जाऊंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड। अच्छा मजे की बात, अगर आपने ये प्रैक्टिस एक बार 2 बार 3 बार 10 बार फॉलो कर ली तो आप टेलविट की स्टाइलिंग की फॉर्मेट से वाकिफ हो जाएंगे। आपको बार बार बैक एंड फोर्थ मूव करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार टेलविट का क्लास सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो अपनी क्लासेस को कैसे स्ट्रक्चर कर रही है और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अभी मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना था, तो सबसे पहले क्या चीज आई, टेक्स्ट, उसके बाद कलर का नाम, और फिर जितना भी मैंने डाल दिया लाइट करना था वैसी। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो पहली चीज है मुझे चेंज क्या करना है, बैकग्राउंड। पेमेंट में और आसानी लगती है, वो बैकग्राउंड को भी जी बोलता है, सही है, कोई मसला ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आती है, टेक्स्ट के बाद मैंने क्या किया था अपना कलर, सेम गोस फॉर बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड के बाद हाइफन के बाद क्या आएगा, कलर, और उसके बाद उसको कितना डार्क लाइट रखना है इट्स ऑल अप टू यू मेरे प्यारे दोस्तों। जरा दोबारा जाना अपनी टेलमेंट के अंदर, हाँ तो टेलमेंट के अंदर अपनी पाएंगे, मुझे अपने बैकग्राउंड को करना है रेड, वेरिएशन लिखते हैं 500। आप बताएं किस तरह लिखेंगे, बीजी हाइफन रेड हाइफन, मुझे सोच सोच के खुश हुई किस तरह का लिखेंगे, 500 800 तो वेट, अच्छा इमेज आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, 50 से नीचे नहीं जा सकते, और आई गेस 950 से ऊपर नहीं जा सकते यहाँ पे। वाओ कैसा लिखा है, जबरदस्त। चले अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों के ऊपर आते, किसके ऊपर आते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर पढ़ा है, किसी एलिमेंट का नाम बॉर्डर होता है, तो मैं चाहता हूँ यार मैं अपने आंसर को क्या दे दूँ, बॉर्डर दे दूँ। तो अभी मुझे स्टाइलिंग में मतलब टेलमेंट स्टाइलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यार बॉर्डर नाम ही एक कॉन्सेप्ट सीएसएस के अंदर मौजूद है। तो मैं कहाँ जाऊंगा दोबारा, टेलमेंट के अंदर जरा जाना मेरे प्यारे दोस्त, टेलमेंट के अंदर अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। अब मुझे क्या लिखना है भाई, क्या सर्च करना है, बॉर्डर। तो मैं दोबारा सर्च पे आऊंगा, मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सर्च बॉक्स ऐसे ही देता, अभी समझिए मसला नहीं है, अभी कर जाएंगे, सॉल्व करो, जूम आउट करो, ठीक है। ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम जाके टाइप करेंगे बॉर्डर, देखो भाई बॉर्डर सही है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास आ गया बॉर्डर, आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर में पहली चीज आती है बॉर्डर आप कितनी लेंथ का देना चाहते हैं, लेंथ का बात क्या है, बेसिकली उसके कितने पिक्सल होने चाहिए, ठीक है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल जितना भी आप देना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि बॉर्डर की पहले तो मैं हाइट बताऊंगा कि मैंने कितनी हाइट का बॉर्डर रखा है, तो इसमें ये तमाम चीजें बताएंगे, इवन अपना क्लास नहीं बताया हुआ है, और उस क्लास नेम के अगेंस्ट क्या स्टाइलिंग लगेगी वो भी बताया हुआ है कि भाई जब आप बॉर्डर 8 लिखेंगे इट मीन्स बॉर्डर विथ 8 px होगा, मेक सेंस। ये वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनको स्टाइलिंग आती है, जिनको सीएसएस आती है, क्लासेस के रॉ से सॉरी क्लासेस के कॉलम से भले आप वाकिफ ना हो, लेकिन जो प्रॉपर्टीज का कॉलम है हम उससे वाकिफ है, हाँ यार बॉर्डर विथ और विथ जितनी भी देनी है मैं उससे वाकिफ हूँ। तो जरा ये करना, बॉर्डर 8 देना, मुझे अपनी 8 विथ का बॉर्डर देना, तो मुझे क्या चीज कॉपी करनी है, लेफ्ट वाली राइट वाली,
लेफ्ट वाली ऑब्वियसली आपका लेफ्ट, क्योंकि वो टेलविंड की दी हुई स्टाइलिंग है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, अपने ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे जाके प्लेस कर दूंगा। जरा जाके दिखाना कि कुछ दिख रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर को कलर नहीं दिया। अच्छा, बाई डिफॉल्ट व्हाइट कलर का बॉर्डर आपको दिखता है, तो ये दिख रहा है भाई, समझ आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब मुझे अपने बॉर्डर को कलर देना है, क्या लेना है? अगेन मुझे टेलविंड का कख नहीं आता, मैं दोबारा टेलविंड की स्टाइलिंग, टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और अब मैं सर्च करूंगा बॉर्डर कलर। क्या? अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं जान की वो चीज नहीं बताई। हाँ, ये बॉर्डर कलर आपने लिखा। ट्रस्ट मी, अभी हमने टेलविंड को तो कुछ देखा ही नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं? अपनी सीएसएस की नॉलेज, और बस टेलविंड की जिस तरह वो बता रहे हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो बस अब यहाँ पे देखें, जिस तरह जब टेक्स्ट को कलर देना था, अब कनेक्ट करें चीजों को, टेलविंड की फिलॉसफी समझने की कोशिश करें कि जिस तरह जब टेक्स्ट को कलर देना था तो पहले टेक्स्ट लिखा, कलर का नाम लिखा, और जो भी वेरिएशन यूज करनी थी वो यूज कर ली। बैकग्राउंड चेंज करना था, सबसे पहले क्या लिखा? बीजी। क्या कलर देना था? वेरिएशन देनी। अब बॉर्डर कलर है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या देना है? नीचे आना, बॉर्डर कलर का नाम, बॉर्डर जरा देना आप येलो, येलो 300। कैसे देंगे बताओ भाई? बॉर्डर हाइफन येलो हाइफन, आगे यार आप लोग खेल रहे हैं, आप तो कुछ बचे ही नहीं। चलो बेटे, लिखना जरा। हाँ, बॉर्डर, कोई मसला नहीं है, इंटरनेट पे छोड़ गया, लेकिन हमें पता है कि हमने करना क्या है। सो नो वरीज, फॉलो करें। समझ आ रही है? पेमेंट, पेमेंट ये थी, पेमेंट और कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बेहतर और जबरदस्त अप्रोच कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन एक मसला इसके लिए ये है कि इस अप्रोच के लिए आपको सीएसएस आना लाजिम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके अराउंड में इतना बड़ा कोई हाई क्रिएट कर दो कि वो आप पेमेंट पढ़ने जा रहे हो। सीएसएस आती है, थोड़ा सा सर्च करें, पेमेंट आपको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी क्लास में कैसे काम करते हैं, क्या सिस्टम में काम सिस्टम। हाँ भाई, और ब्लू लिया, ब्लू ली ले लो, ब्लू तो थोड़ा अच्छा लिया, ले लो। गाने अंदर, क्या बात, क्लियर, तालियां। अब सही से बताएं किसको समझ आए, घबराना नहीं है। नहीं समझ आया तो उसमें कोई वो नहीं, रिपीट तो मैंने करना ही नहीं है, मतलब करना ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी जी का सवाल। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बारी, क्योंकि मैंने ये हैंड रेस करवाई, आप सबको समझ आए ऐसी है। यहाँ से बोल के लिए, अब यहाँ से मेरे पहले दोस्त आप चेक शर्ट आपने पहनी है आई गेस, ब्लू और ग्रे। हाँ, ये सब आती है, एचटीएमएल भी आती है, कोई भी नहीं, कोई भी आती है, मतलब ये बोल रहा है। आप बैठे, सर आप बैठे, आप क्लासेस में हो, हमने एचटीएमएल 6 के ऊपर काम किया था। हम देख रहे थे, हम क्लास जो देते थे, जो भी क्लास देते थे, उसको जाके अपनी सीएसएस के अंदर इस्तेमाल करते थे। लेट्स से मैंने एक एच1 दिया, एच1 के अंदर एक क्लास दी हेडिंग। अब ये हेडिंग इटसेल्फ कुछ नहीं था, ऐसी है, मैंने इस हेडिंग को जाके अपनी स्टाइल की फाइल में ग्रैब करना है। सही है, जब मैं उसको ग्रैब करूंगा और फिर उसके अराउंड स्टाइलिंग दूंगा, तब एक्चुअली स्टाइलिंग जो है वो दिखेगी, वाजे होगी, तमाम चीजें होंगी, ऐसे ही है। अब जरा कोड के अंदर आना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नेम के अंदर विच इज इक्वल टू द क्लास इन एचटीएमएल। फिर क्लास नेम का कोई जादू नहीं बन गया, क्लास है, समझिए आपकी एचटीएमएल की क्लास का एट्रीब्यूट है, वो सही है। उसके बाद मैं डिफरेंट क्लास का नाम दे रहा, मैंने टेक्स्ट ब्लू दे दिया, मैंने फला धमाका जितनी भी मैंने क्लासेस दे दी, इसी स्टाइलिंग मैंने कही थी, लेकिन ये खुद को खुद लग रही है, क्या सॉरी, डिफॉल्ट स्टाइलिंग, डिफॉल्ट स्टाइलिंग को खत्म कर दिया।
हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई डिफॉल्ट साइन तो खत्म हो जाती है, डिफॉल्ट साइन तो रहती ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है कि ये तो जादू हो गया है कि मैं बस नाम लिख रहा हूँ और वो काम करे जा रहे हैं कि भाई मैंने बोला ब्लू कर दो उसने ब्लू कर दिया, मैंने बोला ब्लैक कर दो उसने ब्लैक कर दिया, मतलब बॉर्डर दे दो उसने बॉर्डर दे दिया। तो क्या चल रहा है? आपका नाम उबैद, उनैद, उनैद के लिए आ रही है भाई, सही है उनैद? कोई और आंसर देना चाहिए? अभी तो बताया था ग्लोबल सीएसएस के अंदर जो तीन चीजें हैं, जो तीन डायरेक्टिव हैं, वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन है। क्या है आपके लिए? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन, सही। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट एब्स्ट्रैक्ट अवे द कॉम्प्लेक्सिटी, सही है। यहाँ पे जो मैं एब्स्ट्रैक्शन बोलना चाह रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्सिटी के नाम, कि यार ये सारी सारी बात कैसे रही है, मैं तो बस क्लास नेम लिए जा रहा हूँ कि कैसे तमाम चीजें हो रही है, ब्लू बोल रहा हूँ ब्लू हो जाता है, रेड बोलता हूँ रेड हो जाता है, ब्लैक बोलता हूँ ब्लैक हो जाता है, बॉर्डर बोलता हूँ बॉर्डर लग जाता है। तो जरा ग्लोबल केसेस के अंदर आना। नीचे वाली चीजों को भूल जाए, जो लिख रहा है उसको भूल जाए, तीन चीजें सबसे ऊपर दिख रही है, ये बेसिकली आपकी एक्चुअल स्टाइल की कॉम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्ट अवे कर रहा है। ये तीन स्टेटमेंट नहीं थे। आपने देखा था कि जब मैंने ये तीन स्टेटमेंट हटा दिए थे तो टेलमेंट काम करना बंद कर गई थी, ऐसे हुआ था। तो बेसिकली ये तीन चीजें वो है जो कि बिहाइंड द सीन्स तमाम स्टाइलिंग होल्ड करती है, कि यार जब कोई बोले टेक्स्ट रेड 100, तो बिहाइंड द सीन क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि भाई हुआ ये होगा कि इस कास्ट के अराउंड स्टाइलिंग इन तीन में से किसी के पीछे छुपी हुई होगी। मेक सेंस? तभी मुझे वो दिख नहीं रही, लेकिन क्योंकि मैंने तीन चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है और ये जानते हैं कि यार जब वो वाली क्लास नेम दी जाए तो उस क्लास नेम के कॉरेस्पॉन्डेंट मुझे क्या स्टाइलिंग शो करनी है। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं, अब्दुल्ला यहाँ पे नीचे आना, जरा इंटर करना। लेट्स से मैंने अपनी HTML में या हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने JSS के किसी एलिमेंट में जाके क्लास दी टेक्स्ट रेड 200, क्या दी? तो लेट्स से इस बेस डायरेक्टिव के अंदर जो सबसे ऊपर वाला है, इसके अंदर एक क्लास डिफाइन होगी, जरा लिखना डॉट टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 200 कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसे ही देते हैं ना इसी एक स्टाइलिंग, ऐसे ही देते हैं। अब इससे अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ। यहाँ पे आसान लफ्ज में लिखो टेक्स्ट कलर रेड, कॉलन 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 कॉलन, CSS के अंदर ये स्टाइलिंग देना है और इसको एक करके स्टाइल नीचे क्या कलर, ठीक है। हाँ कलर ये टेक्स्ट हटा दो, CSS वाली डिजाइन चाहिए, ये हटाओ। नीचे टेक्स्ट हटा दो, टेक्स्ट हटा दो, कलर हटा दो। फाइनली तो जब मैंने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों टेक्स्ट रेड 200, तो इन ऊपर में से किसी एक में, अभी मैं इसमें डिटेल में जाता इनमें से किसमें, इनमें से किसी एक के पास ये वाली क्लास मौजूद होगी कि भाई टेक्स्ट रेड 200, तो इसके अगेंस्ट क्या स्टाइलिंग दिखानी है? कलर कर देना रेड। ऑब्वियसली अब इसमें स्कीम भी होगी 200 के हिसाब से हल्का रेड रखना, 300 तो ज्यादा डार्क कर देना। तो ये हुआ था, ये एब्स्ट्रैक्शन है। मैंने तो आपको बस एक दिखाई है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं और तमाम क्लासेस के अगेंस्ट जो स्टाइलिंग है वो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट अवे है, इन तीन में से किसी ने छुपा के रखी हुई है। हमें बस क्लास नेम लेना है, बिहाइंड द सीन जो स्टाइलिंग है वो खुद ही लग जाएगी। मेक सेंस?
बस ये थी आपकी टेलमेंट, और आई होप अब आपको प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होगी। अब अगर आपको मार्जिन देना है, आपने पढ़ना है कभी मार्जिन कैसे देना है, मार्जिन लेफ्ट कैसे देना है, राइट कैसे देना है, फ्लेक्स बॉक्स कैसे इस्तेमाल करने के टेबल आगे मुझे बता देगा, ग्रिड कैसे इस्तेमाल करने के टेबल आगे मुझे बता दे। जरा अगर आप मार्जिन की तरफ आते हैं तो हटा दो, आई गेस इनको समझ आ गया होगा। ये लो बच्चे समझ आओ, ये क्लास हटा दो। अब थोड़ा मार्जिन की तरफ आ गए, ठीक है, जरा ब्राउजर की तरफ ना दोबारा सब करेंगे, दिख रही है, अच्छा वहां से एचएनडी की तरफ आ गए। हाँ ऐसा करते हैं, आई गेस समाज मेरी पे है, उसके बाद कंटिन्यू करिए कि हम पहली 10 मिनट ऊपर चले गए, टेंशन है, ठीक है, वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप चले जाना है एक्सटेंशन के अंदर, यहाँ पे आपने सर्च करना है टेलमेंट, ये वीएस कोड के अंदर है सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप लग जाके टेलमेंट, थोड़ा टाइम लगेगा, खैर हम शो नहीं तो नुकसान नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप जैसी पेमेंट लिखेंगे आपके पास पहली सजेशन आ जाएगी, उसको आपने इंस्टॉल करना है, ये आ गई आपके पास से पेमेंट सीएसएस की पहली सजेशन, ये आइकन होगा तमाम चीजें अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप पेमेंट की क्लासेस लिख रहे होंगे तो आपको सजेशन मिल रहे होंगे, लेट्स आप मेरा टेक्स्ट राइट, तो फिर तो तमाम वेरिएशन पता होगा 50, 100, 200, 300, तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी, हो सकता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, तो चीजों को कनेक्ट करें, अपने लिए आसानी पैदा करें, चीजें कभी मुश्किल नहीं होती, हमारा देखने का जाविया थोड़ा अलग होता है जो उसको मुश्किल बना दे, सो चीजों को बड़ा इजी पीसी किया करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर हम अपने खूबसूरत वेबसाइट के ऊपर आज जिसको हमने इतना प्यार डिजाइन किया था उसको बटर डिजाइन करना, चलिए बढ़ते हैं, चलिए कौन सा वेबसाइट है, ठीक है, तो वही प्यारी सी वेबसाइट थी जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, रेड कलर का बैकग्राउंड, रेड कलर का बैकग्राउंड है और येलो आपके पास बॉर्डर आ रहा है। आप थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं तो स्टाइलिंग के हिसाब से होगा, आप जाकर थोड़ा मार्जिन पैडिंग अराउंड करते हैं, ठीक है, मार्जिन पैडिंग जो है वो बहुत ही कोर कंपोनेंट है स्टाइलिंग का। जब आप किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान सेपरेशन चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं या पैडिंग चाहते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन, कौन मेरे को बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। यहाँ से अभी 3 आंसर ले चुका हूँ, यहाँ की बारी है और मैं पीछे से बोलूंगा, आपको मैंने देख लिया ना, आपको आपको नहीं देखना है। आप ब्लू एंड व्हाइट स्कार्फ, हाँ कुछ क्या बोलते हैं, पिंक पाइपिंग बोल रहे हैं, बॉर्डर तो यहाँ का जिन्होंने 8 px का पिंक बॉर्डर है इसका, दुपट्टे में, आप आपको कोई भी ये इतना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कंसाइज कर नहीं सकता, मैं ज्यादा स्टाइलिंग में चला जाऊँ। पास पास पास, बस मुझे ये बताने के लिए पैडिंग और मार्जिन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब जी। ट्रेडिंग शुरू कर जाएगा मार्च तालियां बहन के लिए, तो आ गया अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये आप आउटलाइन देख रहे हैं येलो कलर की बहुत बड़ी चीज, बहुत मोटी ताजी आपको आउटलाइन दिख रही है। अगर मैं चाहता हूँ इससे बाहर मैं कोई डिस्टेंस ले जाऊं, कुछ सेपरेशन ले जाऊं, तो मैं मार्जिन यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो है, इसके और ये जो येलो बॉर्डर है इसके दरमियान कुछ और डिस्टेंस है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस पैडिंग कहलाता है, एक्चुअल कंटेंट और उसके बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस क्या कहलाता है, पैडिंग। एक्चुअल कंटेंट के बॉर्डर के बाहर का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मार्जिन, ठीक है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिफरेंस पैडिंग, बॉर्डर के बाहर का डिस्टेंस या मार्जिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो जरा मैं चाहता हूँ कि यार जरा दिखाना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये जो येलो बॉर्डर के साथ टेक्स्ट बड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है,
अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो जैसे ही येलो बॉर्डर खत्म हो रहा है फौरन ही आपका एक्ट स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आऊँ, तो मैं चाहता हूँ एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान डिस्टेंस, तो मैं पैडिंग यूज करूंगा या मार्जिन, क्या यूज करूंगा? चलो मैं अपनी आसानी करता हूँ, पैडिंग। थैंक यू। मार्जिन। ओके कूल। तो जरा देखते हैं कि हम क्या देंगे। हम देंगे पैडिंग, बिकॉज डिस्टेंस इज बिटवीन द बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट वी हैव। ओके सो इट्स गोइंग टू बी पैडिंग। तो पैडिंग कैसे देते हैं भाई? टेलमेंट आसानी जो करता है, लेकिन किसी इस पॉइंट में बहुत आसानी दे देता है। जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना था तो उसने क्या ले लिया, BG। वैसे ही अगर आपने पैडिंग देनी है तो आपको पूरा पैडिंग हाइफन डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आप लिखें P हाइफन डिस्टेंस और आपका वो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे पैडिंग करनी थी, मुझे नहीं पता था, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाके लिखूंगा पैडिंग पैडिंग, जैसे वो ये वाला आपको पेजेस हो जाएगा। इसके अंदर पूरी लिस्टिंग है कि यार ये क्लासेस है और इस क्लास से करस्पॉन्डेंस क्या आपको स्टाइलिंग मिलती है, वो तमाम चीजें मौजूद है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार जो पैडिंग हो वो हो 5px की। तो बाय डिफॉल्ट जो यूनिट होता है वो पिक्सल ही होता है, तो मैं लिखूंगा P डैश या हाइफन 5, नॉट x ओनली। P सेफ है, एक्स आ गया। हाँ चारों तरफ से चाहिए, मुझे हर तरफ से चाहिए फिलहाल। इट्स कमांडर्स या आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। आ गया नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा डिस्टेंस आ गया। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान के आगे बहुत ज्यादा पैडिंग आ गई, मेक सेंस? ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ पैडिंग बोलते हैं ना, तो वो तमाम डायरेक्शन के अंदर पैडिंग देता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो इसने ये नहीं किया है, इसने क्या किया है, यही किया है। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं चाहता, मैं कहता था कि भाई सिर्फ मुझे लेफ्ट के ऊपर कंटेंट और बॉर्डर में डिस्टेंस चाहिए, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट टॉप या बॉटम पे तब तक नहीं चाहिए है, सिर्फ बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान लेफ्ट साइड में है। तो उसके लिए बड़ा आसान है, आप लिखेंगे PL। क्या लिखेंगे? PL। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक अप्रोच है PL, एक और अप्रोच हो सकती है P-L-5। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, PL-5 या P-L-5? चलो जरा देख लेते हैं। आ गई, सिर्फ लेफ्ट के ऊपर आ गए। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिजाइन सिस्टम उसकी फिलोसफी है, उसने अपनी क्लासेस का साइंटिफिक फॉर्मेट रखा हो। आपने थोड़ी बहुत क्लासेस देखी है हियर एंड देयर, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो क्या करे। अब लेट्स से मुझे मार्जिन देना है, मुझे पता है यार उससे मार्जिन पूरा लिखा होगा, उससे मार्जिन को क्या बोल दिया होगा, एम। राइट पे मार्जिन दे रहे हैं तो मुझे पता होगा मुझे क्या लिखना है, MR। कितना मार्जिन देना है अपन के बाद दे दूंगा। तो एक चीज देखी, उससे कनेक्टेड जितनी चीजें थी खुद ही इक्वल हो गई। कलर वाली चीज देखी, एक टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, उससे पता चल गया बैकग्राउंड कलर से कैसे चेंज कर सकते हैं और फोटो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपने तमाम वेरिएशन की एक एक चीज पकड़ लो, बाकी तमाम चीजें आपको खुद ही कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे अभी मैंने बोला कि भाई मार्जिन लेफ्ट मतलब ऑर्डर के बाहर मुझे राइट साइड के ऊपर 4px या 4 के अगेंस्ट जो भी यूनिट यूज हो रहा है उतना मुझे डिस्टेंस चाहिए है। तो उन्होंने बोल दिया नो नॉट लेफ्ट, लेट्स से ओके ओके लेट्स गो फॉर लेफ्ट, ओके फाइन। तो आ गया, सही है। अब मार्जिन था क्यों, क्योंकि मुझे कहाँ पे डिस्टेंस चाहिए था, बॉर्डर के बाहर चाहिए था। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर के बाहर मुझे डिस्टेंस मिल गया, ये मार्जिन था। जब अंदर चाहिए था तो क्या किया मैंने, पैडिंग यूज किया। ये भी समझ आ गया, लेफ्ट राइट बॉटम। अब बॉटम देना होगा तो क्या लगाऊंगा, MB। टॉप देना होगा तो MT। सेम कॉज फॉर पैडिंग, MPT और PB। मेक सेंस? अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। एक बहाना हो सकता है कि भाई मुझे आदत नहीं चीजें पढ़ने की, ये आपके पास सिंपल एक बात, आपको इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच ट्रस्ट भी नहीं मिल सकती। मैं
3 घंटे या मैं 3-4 क्लासेस लगा सकता था, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपके सामने लगाता और टेलमेड में ही आपको घुमाता रहता। लेकिन मैंने क्या कोशिश की कि द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव, आप उसी के ऊपर अपनी इस नॉलेज बेस को खड़ा करें। दैट्स इट। अब अगर आपको सीएसएस आती है तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन और जो भी अप्रोच बताइए सेक्टिंग वाली आप करें, और 2 चीजें आसान भी करते हैं। एक, आप एक चीज को देखेंगे, दूसरी चीज थोड़ी आपके ध्यान में इंफर होगी, और तीसरी चीज आपको एक्सटेंशन बताइए, उस एक्सटेंशन से आपको और आसानी हो जाएगी क्लासेस को डिफाइन करते हुए। आई गेस अब हम क्या करें, असाइनमेंट वाला काम हो गया। अच्छा भाई, असाइनमेंट वाला काम हो गया है, जरा ये वेबसाइट लिखिएगा, एक नया टैग खोलिएगा, GIAIC हाइफन असाइनमेंट सिंगुलर .wexel.app .app। सबसे पहले तो नहीं के लिए जोरदार तालियां। जोरदार। आप लोग क्यों थक रहे हैं? हमें एक दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी ये मिस हो रही थी कि भाई एक्सेल लोगों के पास हमारे ग्रुप का जो डिस्कॉर्ड था उससे एक्सेस नहीं था। सही है। तो नहीं, मैं जल्दी से करके जल्दी से वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पे आप आएंगे, यूआरएल आपके सामने GIAIC हाइफन असाइनमेंट .wexel.app। मैं भी इसको नोट पैड पर भी बड़ा सा करके दिखा देता हूँ। आप इसके ऊपर आएंगे, जरा पहले यूआई दिखाएं, छोड़ सब कुछ। आपने इसके ऊपर आना है। ये कोई बंदा है जो आपकी तरफ देख रहे हैं, इसके नीचे इसकी नोज है। नोज है, लिप्स है भाई? नहीं, नीचे बटन क्या है? नोज क्या लिप्स? नोज है। सो लिप्स क्या है? ये डेवलप है। ओके, ठीक है। तो आपने ये बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास असाइनमेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी आई गेस इस सबमिट असाइनमेंट के ऊपर कोई चीज है ही, ये घर जाएंगे तो करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर कल तक। ये जब आपको फर्स्ट असाइनमेंट दिख रहा है, ये डेमो है, आपको दिखाने के लिए कि कुछ इस तरह यूआई आई है। अभी इसके बिहाइंड द सीन असल असाइनमेंट नहीं है। आप इस वेबसाइट को कल विजिट कीजिएगा, आपको एक्चुअल असाइनमेंट भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपको दिखनी होगी, और नीचे बटन भी होगा। उस बटन के क्लिक के ऊपर आप क्या कर चले जाएंगे अपने गूगल के फॉर्म के ऊपर, जहाँ पे आपने एक्चुअल असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, कूल। जरा एक डमी फॉर्म खोल के दिखाएं कैसे होगा। ये दोबारा इस बटन पे क्लिक करें, नीचे आपको वेबसाइट आएगा, आपने बटन क्लिक करना है। असाइनमेंट लेफ्ट पे तमाम शो होंगे, अभी से पहले ही शो होंगे, हम यहाँ पे पहले स्टार्ट किया है। आपने अगर मैं एक असाइनमेंट को क्लिक करना है और जो बीच में सेंटर में बटन था उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये फॉर्म पे आ जाएगा। अभी ये फॉर्म भी क्या है, डेमो है, आज नहीं कल आपको एक्चुअल असाइनमेंट मिलेगा। कल आप देखिएगा और फिर इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिशन के अंदर एक और चीज आई थी कि भाई अक्सर लोगों को वर्डसेल यूज करना नहीं आता, मतलब डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, तो उसका मैं बड़ा अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ जो आपके लिए भी फायदेमंद है। आपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर उसकी वीडियो अपलोड करनी है। जब डिस्कॉर्ड नॉट सॉरी डिस्कॉर्ड लिंक्डइन के ऊपर उसकी वीडियो अपलोड करनी है, आसान लफ्जों में पोस्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट की। जब आप पोस्ट करेंगे तो उसका एक लिंक मिलेगा, ऐसी है। तो इससे फायदा नहीं क्या होगा कि हमें वर्डसेल यूज करना भी पड़ा, और लिंक्डइन पे आपने अपना प्रोजेक्ट पे रजिस्टर करा दिया, एक अच्छी आपकी पोस्ट भी बन गई, और हमें देखने का मौका भी मिल जाएगा थ्रू दिस लिंक्डइन पोस्ट यूआरएल। मेक सेंस? ऑल गुड, समझ आ गया? और उसके बाद अलावा जो लिंक होंगे, गिटहब की यूआरएल लिंक होगा, वो तमाम चीजें हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आई गेस दैट्स ऑल। ऑल गुड, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी रेवन सीएसएस आपने यही किया है कि हमने किस तरह अप्रोच यूज की। अच्छा, अब थोड़ा पीछे जाते हैं और चीजों को रिवाइंड करते हैं। हमने रेवन सीएसएस पढ़ी, रेवन सीएसएस के मेन पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या था? क्यों भूल जाते हो? पहला पॉइंट क्या था? सही है, आपको अपनी एचटीएमएल की फाइल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अभी आपने देख लिया कि किसी पॉइंट पे स्टाइलिंग करने के लिए मैंने अपने पेज और पीएसएस की फाइल को छोड़ा नहीं, मैं अपने क्लास नेम के अंदर ही उसी फाइल के अंदर रहते हुए तमाम स्टाइलिंग देता गया। ऐसा ही था। दूसरी चीज फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की वजह से आपने देखो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आता है। कैसे इंस्ट्रक्शन? कि भाई टेलरिंग कॉन्फ़िग की फाइल बनाना, ग्लोबल सीएसएस के अंदर डायरेक्टिव्स डालना, क्लासेस के पूरे पूरे नाम बता के यही क्लासेस के नाम है, इसके अलावा कुछ चूज करोगे मैं बिल्कुल नहीं काम करूंगा। अगर मैंने एम एल बोला है तो एम एल ही होना चाहिए, एम पी एल नहीं होना चाहिए। मेक सेंस?
तो बताए हुए डिफाइन नेम है, उसके अंदर कोई टीचिंग आप नहीं कर सकते। चौथी चीज हमने पढ़ी थी, ये नेटिव नहीं है, नेटिव नहीं है इसलिए इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंस्टॉलेशन के पूरे स्टेप्स देखिए आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी चीज कि ये जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी ब्राउजर की तमाम स्टाइल को रिमूव कर देता है। जैसे ही आपने टेलविन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और वो प्रोजेक्ट को आपने ब्राउजर के अंदर खोला, तो ब्राउजर की कोई भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग आपको नहीं दिख रही होगी। आपके पास फुल कंट्रोल है, आप फ्रॉम बेस लाइन अपने एलिमेंट्स कंपोनेंट्स को स्टाइल करें। मेक सेंस? ठीक है। और उसके बाद हमें देखिए स्टाइलिंग आती कहाँ से। आप क्लास नेम तो दे रहे हैं, लेकिन स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है? तो वो जो आपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर डायरेक्टिव्स दिए हैं, वो डायरेक्टिव्स बेसिकली क्लास नेम के अगेंस्ट स्टाइलिंग को होल्ड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है तो हमें देखने की इतनी वेलोसिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारी आसानी के लिए ही है। अगर हमने ज्यादा वेलोसिटी किया तो हम क्या कर सकते हैं, टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। अप्रोच इस्तेमाल करने की अप्रोच क्या थी? अपनी सीएसएस की नॉलेज को यूज करें और टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन को यूज करें। दैट्स इट। दूसरी अप्रोच क्या थी? एक्सटेंशन को इस्तेमाल करें, जो कि टेलविन सीएसएस का आपको VS कोड के अंदर मिलता है। मेक सेंस? ठीक है। कूल। चल सॉरी, अब जरा आप स्टाइलिंग करें और अपने हिसाब से जरा और इसको खूबसूरत बनाएं। सजेशन, हमारी प्यारी वेबसाइट के अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए प्यारी प्यारी? क्या करें? लेट्स ऐड अ पैराग्राफ। लेकिन उससे पहले ये जो आई गेस ब्लैक दिख रहा है ना, इसको हटाने जरा ग्लोबल सेक्शन में है। ये डायरेक्टिव से नीचे का तमाम कंटेंट रिमूव कर लें। आई डोंट लाइक इट। या ये जो कुछ कंटेंट होता है अभी इसकी डिटेल में जाके जो मेन चीजें वो ऊपर की देखती है। आई गेस अब वाइड हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। रिफ्रेश हो रहा है? क्या हो चुका है? रिफ्रेश हो रहा है? ओके चलिए, अब ज्यादा अच्छा आपको दिख रहा हुआ है। ठीक है। अब जरा पैराग्राफ ऐड करें। पैराग्राफ की लाइन हाइट, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज। सही है। तो अब हमने कलर्स देख लिए, हमने पैडिंग मार्जिन देख ली। एक और चीज भी होती है कि भाई फॉन्ट के अराउंड कैसे करें, फॉन्ट का साइज। क्योंकि हमने देखा बाइट फॉन्ट का साइज होता है एक ही साइज है। पैराग्राफ भी इनहेरिट कर रहा होगा, पैराग्राफ हेडिंग भी इनहेरिट करी होगी, तो इनके बीच में कैसे डिफरेंस लाइन टेलविन को यूज करते हैं। तो हमारे पास H1 पहली है, ऐसी है। जरा H1 की फॉन्ट साइज को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको दोबारा अपनी CSS की नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए कि CSS के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है। तो बस यहाँ पे क्या, आप अगर आप नहीं घूमना चाहते डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, कोई मसला नहीं। आपको पता है यार फॉन्ट के साथ खेलना चाह रहा हूँ, तो आप बस देखिए फॉन्ट, ये आपको इंटेलिजेंस में बता देगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं फॉन्ट क्या हो। तो आपने लिखा फॉन्ट, हाइपन लगाए, देखिए क्या क्या आपके पास सजेशन आ रही है। आ रही है सजेशन, ये आ रही है कि भाई फॉन्ट के अराउंड ये सारी सजेशन आ रही है। नहीं, रिमूव करें, ऐसे रिमूव करें, दोबारा हाइपन लगाए, फाइन फॉन्ट हाइपन, यस सही है। ये इतनी सारी आपके पास सजेशन आई है जो टेलविन के अंदर क्लासेस मौजूद है, जो फॉन्ट के साथ प्रीफिक्स हुई है वो तमाम मौजूद है। आप क्या करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो जरा नीचे आना है, कितनी क्लासेस हैं? लेट्स से क्या हो, आराम से इसको जरा आगे चलिए, जोरदार तालियां भाई। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप इतने सारे लोगों के दरमियान बैठ के कोड कर रहे हो। ये कोई आसान चीज नहीं है कि, हाँ, और मसला ये है कि आयशा लैपटॉप यूजर सवाल करेंगे जिसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है। सो दोबारा आ जाए, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास इतना सारा क्या कह सकते हैं, हाँ, क्लासेस आ रही है अराउंड फॉन्ट, या फॉन्ट के साथ क्या कर सकते हैं। तो लेट से पहले हाइट से पहले उसकी विड्थ के ऊपर आ गए कि मैं फॉन्ट जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा और ब्रॉडर करना चाह रहा हूँ। सही है, ब्रॉड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो क्लास है वो है बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड। बोल्ड से आप लोग वाकिफ होंगे अगर आपने MS डॉक्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो एम्फसाइज इटैलिक करना, बोल्ड करना, आप उस तमाम चीजों से अच्छे से वाकिफ है, कोई नई चीज है। तो बोल्ड से मतलब क्या होती है कि उसकी थोड़ा सा उसको और ब्रॉड कर देता है, थोड़ा सा फैला देता है। तो आपने देखा कि जैसे ही फॉर्म आपके सामने हुआ, देखा
हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तमाम वर्ड जो थे वो थोड़े और ब्रॉड आपको दिख रहे हैं। तो ये CSS का क्लास मौजूद है। फॉन्ट वेट, लेकिन जब आप टेबल के अंदर कर रहे होते हैं तो बस आपने लिखना है फॉन्ट, और उसके बाद जिस भी वेट का आप लेना चाहते हैं, सेमी बोल्ड, बोल्ड, थिन, लाइट, लाइटर, एक्स्ट्रा बोल्ड, जो भी है वो भी मुझे लिखे दे। साइज कैसे चेंज करते हैं? टेक्स्ट, ठीक है। साइज चेंज करने का जो आपके पास क्लास है वो है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अराउंड आपके पास बड़ी जबरदस्त क्लासेस मौजूद है। आपके पास पहले ही बताए हुए कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं टेक्स्ट के अराउंड, कि अगर आप अपने टेक्स्ट को बहुत छोटा करना चाहते हैं तो आप लिखिए टेक्स्ट एक्स एस। एक्स एस से मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट एस एन है, मतलब स्मॉल। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट एन भी है। आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद देखना है कि एक्स एस कितने पीएक्स है, एस एम कितने पीएक्स है। मतलब अब एस एम के पीछे मुझे क्या पता, 18 पीएक्स है, 16 पीएक्स है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है। तो ये चीज आपने खुद देखनी है कि ये क्या है, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन में जाना, आपके सामने जवाब दिया जाए। हाँ, तो मैं करता हूँ 2x है, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज 2x है, सही। थोड़ी देर में आप देखेंगे कितना बड़ा हो गया, मेक सेंस। तो मैंने एक्सेल नहीं किया, मैंने 2x कर दिया, यस। ये इंटेलिजेंस की वजह से आ रहा है, सही। ये बल्कि इंटेलिजेंस नहीं है, टेक्निकली ये उस एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जो कि मैंने इंस्टॉल किया। अगर वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास ये सजेशंस नहीं आएंगे, मेक सेंस। ठीक है। अगेन, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पे बैक एंड फोर्थ मूव ही कर रहा, लेकिन अगेन इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप मूव करना चाहते हैं बिल्कुल करें। आपने आसान लफ्ज में लिखना है कि भाई फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में ऑप्शन आ जाएगा भाई किस तरह आपने अपने टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। ठीक है। और ऐसा और क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ बनाए, जरा पैराग्राफ के अराउंड ही करते हैं चीजें। जी, नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई सीक्वेंस फॉलो कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोग वो कर देते हैं कि भाई मैं पहले ही टेक्स्ट को रेड करूं, उसके बाद पैडिंग लूं, उसके बाद मार्जिन लूं। नहीं, ये क्लास है, आप कहीं भी लगाएंगे वो अपनी स्टाइल ही लेके आएगा और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मेक सेंस। कूल। ठीक है। हमने सब रिमूव कर दिया फ्रॉम स्क्रैच, हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप डेमो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अप्रोच है, आप लॉरेंट यूज कर सकते हैं। लॉरेंट लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, वर्ड काउंट कि कितना डेमो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे लॉरेंट, लॉरेंट 50, तो आपको 50 वर्ड्स का डेमो टेक्स्ट मिल जाएगा HTML के अंदर। जरा ब्राउजर के अंदर दोबारा दिखाइएगा। सही है। अच्छा, ये कोई बड़ा नहीं हुआ हुआ, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, हमने बहुत जूम इन किया हुआ है, इसलिए ये तमाम चीजें बड़ी बड़ी लिखी है। जरा जूम आउट करें, कुछ ज्यादा जूम नहीं हुआ हुआ है। हाँ, दैट्स फाइन। तो ये देख रहे हैं कि H1 भी वही फॉन्ट वेट, हाइट और टेक्स्ट कलर के साथ है जो कि नीचे पैराग्राफ है, हालांकि इनकी नीचे में डिफरेंस है। तो अब आयशा जरा इसको खुद आप डिजाइन करें और साथ साथ बताती हुई जाए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्डिंग। सो आपको की क्या सजेशन है कि हम कैसे इसमें स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं? एनीवन? वो तो ऑब्वियस बात है, बट स्टाइलिंग की बात है। स्टाइलिंग की जो टैक्स की चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? चलो 2 एक्सल में रखते हैं। करेक्ट। उससे टेक्स्ट चेंज हो चुका है, टेक्स्ट की साइज चेंज हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट फॉन्ट को भी थोड़ा सा प्रीटी वे में ब्राउज करके शो करते हैं। सो हम इसे फॉन्ट
फॉर्म को हमने लाइक से आप क्या सेलेक्ट करेंगे? चलिए सही ट्राई करते हैं। अच्छा, किसने बोला सैनिक? सैनिक बोला तो आई गेस पता भी होना चाहिए कि सैनिक क्या होता है, तभी बोला सैनिक। तो अब वो मुझे बताएगा कि क्यों सैनिक। सेंट सेरिफ है आपके पास और भी बहुत सारे एरियल है। ये सेरिफ के अंदर और बाकी में क्या फर्क है, मतलब ये चाहत क्यों पैदा हुई कि भाई सेरिफ कर रहे हैं? जी, वैसे आपने क्वेश्चन किया था, नहीं चलो बता दो। ठीक है, यहाँ पर पास एक और असाइनमेंट हो गया है कि आपने पढ़ लिखा है, फॉन्ट थ्योरी पढ़ लिखा है कि सेरिफ और सेंस सेरिफ के अंदर क्या चीजें हैं, क्या मखसूसियत है, क्या फर्क है, ये तमाम चीजें पढ़नी है आपने। मैं अगली क्लास में आपको वेब स्टैंडर्ड्स दूंगा जो कि कोर थ्योरी है। क्या है? कोर थ्योरी है। आपको पता होना चाहिए है कि आपने कौन से कलर्स यूज करने हैं, आपको पता होना चाहिए आपका कंटेंट किस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। वेब के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कंटेंट के अराउंड। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दें। जैसे अभी हमने वेबसाइट बनाई है, रेड कलर के कलर और पर्पल, ये कोई आके देखना पसंद करेगा? नहीं देखेगा, वो बोलेगा क्या बना दिया यार, मेरी आंखों को अजियत हो रही है, हटाओ इसको यहाँ से। तो हमेशा आपने जो चीजें फॉलो करनी है अपनी वेबसाइट बनाते हुए, और ट्रस्ट में अगेन मैं ये चीज बहुत कम कम बोलता हूँ कि इट विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम द क्राउड। ओके, हजार बंदे होंगे उनको ये नहीं पता होता, आपको बताया जा रहा है तो इस पर फोकस कीजिएगा। खुद पढ़ के आइएगा कि वेब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं यूआई बनाने के। उसमें ये फॉन्ट्स भी आ जाते हैं, कलर स्कीम्स भी आ जाती हैं, बेसिक थ्योरी भी आ जाती है, ताकि सामने वाला आपके कंटेंट को कंज्यूम कर सके आसानी से। लोग अच्छा बनाने पे बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। तो मेक श्योर आपको ये चीज पता हो। जी, यस यू आर वेरी गुड। लेकिन आई वांट कि तमाम लोग इसको सर्च करें कि सेरिफ को सेरिफ क्यों बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली चलाती है ये क्यों है ऐसी कि भाई आपके पास सेरिफ है, सेंस सेरिफ है, एरियल है, इनके बीच में फर्क क्या है आपके पास? तो मेक श्योर गिव इट अ शॉट। और हम आगे चल रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई हमने ऐप क्या H1 बनाया था, उसको अभी तक हमने इस तरीके से क्या फॉन्ट फैमिली किया भाई? अभी हमने फॉन्ट बोल्ड कर दिया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच जो आ रहा होगा। टेक्स्ट टू एक्सेल कर दिया, मतलब बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट जस्टिफाई कर दिया, मतलब निकाला। सीक्वेंस के लिए किया, ठीक है, ओके ऑल राइट, सीक्वेंस के लिए किया। जरा आप दोबारा आए पीछे। इसके बाद आपने पैडिंग टू दिया है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा पैडिंग टू क्या करेगा? आप बताओ, बल्कि आप बताएं सर। ग्लासेस में ब्राउन शर्ट आपके साथ, ब्राउन ब्राउन आई एम 6 ब्राउन। P2 क्या करेगा? किससे करना? उससे और बॉर्डर करना। ये बोल रहे हैं कि भाई पैडिंग ये करेगा कि H1 और पैराग्राफ के दरमियान डिस्टेंस दे देगा। भले आप बॉर्डर नहीं देख पा रहे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, दोबारा ब्राउजर में आइएगा। आपको ये H1 एक एजेंट कह रहा हूँ कि बॉर्डर दिख रहा है, बट देयर इज अ बॉर्डर। ओके, देयर इज अ बॉर्डर। तो जब आप पी को इस्तेमाल करते हैं तो इट्स पैडिंग, और पैडिंग इज अ डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट। तो बेसिकली जो डिस्टेंस आया है, डिफरेंस आया है, वो इंटरनली है। हाँ, उसकी वजह से पैराग्राफ अफेक्ट बड़ा होगा, ज्यादा होगा अफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब जो H1 है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, मेक सेंस। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने H1 और पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस दे रहा हूँ, मैं अपने H1 और उसी के बॉर्डर के दरमियान डिस्टेंस दे रहा हूँ, मेक सेंस। दूसरा सवाल आप ही से, पैराग्राफ मुझे कहाँ पे पैडिंग देगा?
P2 लिखा है तो ये टॉप पे होगी, बॉटम पे होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, कहाँ पे होगी? मैंने बोला था यूनिटी होंगे, लेकिन इतनी भी यूनिटी नहीं होगी, मतलब जिससे पूछे वो आंसर करे। जी सर, मैंने P2 लिखा है तो मुझे पास पैडिंग कहाँ पे आनी चाहिए? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बॉर्डर के, कंटेंट और बॉर्डर के चारों साइड के, ऐसे ही है। हैंड टेस्ट करो भाई। कूल, गुड, ठीक है। अब ये आयशा एक्सपीरियंस के लिए चल जाओ, हमें भी तो बताओ, हम भी कहेंगे। सबके सही थे, मैंने एचवाई के टेक्स्ट की साइज से फाइंड की है और उसमें कोई रखा है मेरे बोर्ड और टेक्स्ट है ना 10 की 5 रखा, 10 की 5 मीन्स गुड सीक्वेंस वाइज आपके पास है ना शो होगा। अगर आप पैराग्राफ पे फोकस करेंगे, अगर 10 की 5 हटा दो तो वो स्पेसिंग मूड्स मैनेजमेंट करके वो शो कर टी पैडिंग है। उसी में स्ट्रेचिंग किसी वर्ड के बाद स्ट्रेचिंग है ना बहुत कम खेला है, किसी में रिओनल खेला है, किसी में ज़्यादा है, वो जस्ट तीन ही वे में आपको बस शो करेगा। दैट्स व्हाई हम टेक्स्ट जस्टिफाई यूज करते हैं। देन मैंने पैडिंग 2 दी है। ये पैडिंग 2 जो हेडिंग के पूरे अराउंड द कॉर्नर्स पैडिंग दे देगी हमें। पैडिंग एक्स करके पैडिंग वाई करके फाइनल करना पड़ता है, जब P2 करेंगे तो ये पूरे अराउंड चारों कॉर्नर में पैडिंग बनेगी। सही। अब आते हैं पैराग्राफ फिगर। पैराग्राफ फिगर्स जो मैंने टेक्स्ट जस्टिफाई दिखा था और इसकी पैडिंग मैंने 2 रखी थी। तो एक ही सितारे में इतना ही है और साइज कर सकते हैं अगर मे बी आप कनेक्ट नहीं कर पाए फायदे से। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप टेलमेंट CSS के फायदे से तक कनेक्ट नहीं कर पाना। जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना टाइम सेव करेगा आपका। ये स्विचिंग बजा देगा और क्लासेस विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपने बोलना है ये कर, अभी तो मैं कॉम्प्लेक्स से गया ही है, अभी तो मैंने फ्लेक्स दिखाया ही नहीं है, अभी तो मैं ग्रिड की तरफ गया ही नहीं हूँ। ये आपने एक्सप्लोर करना है, बिकॉज आपको CSS आती है। लेकिन जब आप पेमेंट के थ्रू एडवांस जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी जबरदस्त चीज है। मुझे आज भी याद है, मैंने पर्टिकुलर टास्क अचीव करना था इन 2020 आई गेस या 2019। हाँ, फ्रंट एंड में टास्क था, तो मुझे वो जावास्क्रिप्ट से अचीव करने में अराउंड हाफ डे लग जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक 4.5 months, राइट? जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास फुल कंट्रोल होता है कि मैं अपने HTML को कहीं से पकड़ लूँ, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं करते जब मैंने देखा था, और कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तब CSS की अप्रोच यूज नहीं की क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। वो काम मैं दोनों तरीके से कर सकता है, CSS को भी कर सकता है। फिर हम रिवैम्पिंग भी करेंगे, रिवैम्पिंग से मुराद वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमें दोबारा करना। तब मैं टेलमेंट को मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने बोला जरा गिव इट अ शॉट, टेलमेंट से करना। मैंने वही काम टेलमेंट से किया और ट्रस्ट नहीं, मुझे टेलमेंट नहीं आती थी। इसमें स्विचिंग भी इंक्लूड है कि मैं जाके गूगल करूँ इस क्लास को क्या बोलते हैं, इस क्लास को क्या बोलते हैं। अगर आपको आती होती तो मैं टाइम बताता हूँ, लेकिन CSS से मुझे वो करने में सिर्फ 1 घंटा लगा, और वो भी तब जब मुझे टेलमेंट को एक्सप्लोर कर रहा था साथ साथ में। इस क्लास को क्या बोलते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। अगर मुझे वो भी पता होता, इट वुड हार्डली टेक 20 मिनट्स मैक्स। जो काम मैंने 4.5 घंटे में जावास्क्रिप्ट से किया था, वो मैंने टेलमेंट से, अगर मुझे वापस टाइम आती होगी, मैं 20 से 25 समय कर दूंगा। नहीं ज़्यादा बोलिए, 40 नहीं से 40 समय में कर दूंगा। ठीक है, सो इसकी बहुत ही जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगेन बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कीजिएगा। उसके लिए आपको CSS आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ों को कंज्यूम कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। आइए हम कहाँ पहुंचे?
जबरदस्त। अब हम करते हैं बटन के अराउंड कुछ साइन। आपने बटन देखे इंटरेक्टिव होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी तक H1 था पैराग्राफ, तो उस पर क्लिक नहीं कर सकते थे, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती, बस पढ़ सकते हैं, बस गो थ्रू कर सकते हैं। सो गुड कि हमने एक बटन ऐड कर दिया। अब बटन बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं, अच्छा आपको फिर अकेले अकेले आपको आती है, तो अब हमें